बेस्ट नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया नावल लेकर आया हूँ। नावल का नाम है अजनबी राहों के मुसाफिर। नावल है मोस्ट रोमांटिक तवाइफ बेस्ड नावल। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आएगा। अपनी रेकमेंड में ज़रूर दें। लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना अब नए नावल अपलोड होते रहते हैं। नावल स्टार्ट करते हैं। तुम एक तवाइफ की बेटी हो, ये जुमला इसके कानों पर किसी ताज़े आने की तरह लगा था। इसने सर उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो आंखों में ज़माने भर की नफरत लिए से घूर रही थी। पलकों की बाढ़ पर रुके आंसू को इसने पीछे धकेलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इसने सर झुका लिया और आंसू को बह जाने दिया। आसपास मौजूद बहुत से स्टूडेंट्स मुतवज्जह हो चुके थे और अब अजीब नज़रों से इसे देख रहे थे, जैसे न जाने वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। फारिया अपने मुंह से जहर उगल कर चली गई लेकिन सीरत हमायूं को एक नई इम्तिहान में डाल गई। इसके आसपास चेमगोइयाँ जोर पकड़ने लगी। सरगोशियों ने आवाज़ों का रूप धार लिया। आवाज़ों के साथ ही साथ दबी दबी तंजिया हंसी की आवाज़ें भी शामिल हो गईं। बड़ी नेक परवीन बनी फिरती थी, पूरी यूनिक एक तवाइफ की बेटी है। ये आवाज़ इसकी बेहतरीन दोस्त गौरी की थी। सीरत ने नज़र उठाकर देखने की कोशिश की लेकिन आंसू ने यह कोशिश नाकाम बना दी। इसने सबकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी किताबें समेटी और एक नज़र यूनिवर्सिटी गेट पर डाली। आज इसे वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल मरहला लगा। उठकर खड़े होते हुए इसे महसूस हुआ जैसे वो कांप रही है। इसने आंखें बंद की और सब कुछ भूल कर तेज़ तेज़ कदम गेट की तरफ बढ़ा दिए। पीछे सब लोग बहुत कुछ कह रहे थे लेकिन इसने कान बंद कर लिए थे। वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। गेट से बाहर निकलकर पॉइंट पर इंतजार करने के बजाय वो पैदल ही चल पड़ी। इसे अभी भी अपने पीछे लोगों की पुरतपिश नज़रें महसूस हो रही थी। आज इसकी माँ को इस दुनिया से गुजरे सिर्फ 20 दिन हुए थे। इसने होश संभाला तो खुद को अंदरून लाहौर के खस्ता हाल मकान में पाया, जहाँ ज़रूरियत ज़िंदगी बस ना होने के बराबर थी। इसकी माँ सोमो सलाद की पाबंद थी। लोगों के घरों में काम कर करके वो ज़रूरियत पूरी करती थी। इसकी और इसकी माँ की बातचीत ना होने के बराबर थी। जब कभी दोनों में कोई बात होती भी तो जूं ही सीरत अपने बाप के हवाले से कोई सवाल करती, इसकी माँ इसके पास से उठ जाती और फिर इससे अपने खौल में बंद हो जाती। मोहल्ले में इनका किसी के साथ ज़्यादा मेल जोल ना था। सीरत को दोस्त बनाने की इजाज़त ना थी, लेकिन न जाने कैसे फिर भी वो जहाँ जाती इसकी बहुत सी फ्रेंड्स बन जाती। लेकिन इसने कभी किसी को घर लाने की गलती नहीं की। माँ सिवाय उम्मे हानि के, जो कि इनके मोहल्ले में ही रहती थी, लेकिन इस मोहल्ले के बाकी घरों से कदरे बेहतर हालत में थे। इसके अब्बू किसी मल्टीनेशनल फर्म में मैनेजर थे। हानि एक बहुत ही पुरखलूस लड़की थी। इसके घर में आने जाने पर इसकी अम्मी ने भी कोई कजक ना लगाई। अपनी माँ का गुरेज महसूस करते हुए सीरत ने बाप के हवाले से इनसे सवाल करने छोड़ दिए। मैट्रिक के बाद इसने घर में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी। इस तरह अपनी कुछ फ्रेंड्स के घरों में जाकर इनके छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने लगी, जिनसे जिससे इनके घर के हालात में कुछ सुधार आने लगा। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए इसे स्कॉलरशिप पर यूनी में दाखिला मिल गया, जहाँ से वो एमबीए कर रही थी। लेकिन इनकी ज़िंदगियों में तूफान तब उठा जब एक दिन कोई शहबाज नाम का आदमी न जाने कहाँ कैसे इनकी चौखट पर पहुंचा, जिसे देखकर सीरत की माँ खदीजा खातून डर गई और सीरत को कमरे में बंद करके इस आदमी को घर से निकालने लगी, जो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया था। दोनों की धक्कम पेल में इस शख्स के सर पर चोट आ गई और वो गजबनाक होकर चीख चीख कर सब लोगों को इकट्ठा करने लगा। और फिर कमरे की खिड़की में खड़ी सीरत ने जो कुछ सुना वो इसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। न जाने कैसे हानि वहाँ आ गई और आकर सीरत को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला। लेकिन बाहर का मंजर देखकर वो परेशान हो गई। इसकी माँ मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी और सब लोग इन्हें लानत और मलामत कर रहे थे। वो दौड़कर माँ के पास पहुंची और इन्हें अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। खदीजा खातून ने एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली और इसके आगे माफ़ी के अंदाज में हाथ जोड़ लिए। सीरत इन्हें बाहों के घेरे में लिए घर के अंदर चली गई और इन्हें चारपाई पर लटाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई और यकटक बस छत को देख तकने लगी। सीरत ने इन्हें ज़बरदस्ती दो चार निवाले खिलाए और नींद की दवा देकर लटा दिया। थोड़ी देर के बाद ही इनके खराटों की आवाज़ आने लगी तो वो भी चारपाई पर आकर लेट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब सीरत को अपनी पेशानी पर गीलापन महसूस हुआ। इसने आँख खोली तो खदीजा खातून आंसू से तर चेहरा लिए इसके ऊपर झुकी थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। होश संभालने के बाद इसने पहली बार खदीजा खातून के ने इसे अपनी बाहों में के घेरे में लिया तो सीरत ने इनकी ममता को महसूस करते हुए आंखें मौन ली।
फिर धीमे धीमे लहजे में वो इसे अपने बारे में बताने लगी। तुम्हारी तरह मैं भी एक तवाइफ के घर पैदा हुई। शायद ये मेरा कसूर था, बचपन से ही कानों में साज और घुंघरू की आवाज़ें कान में पड़ी। रंग बिरंगे आंचल जेवरात से लदी औरतें, जिनमें मेरी अपनी माँ भी शामिल थी, मेकअप से पुर चेहरा लिए, चेहरों पर मुस्कुराहट से जय वहाँ आने वालों के लिए दुर्लभ आती थी। लेकिन मुझे इस सब से नफरत सी महसूस होती थी। जब मैं 17 वर्ष की थी तब पहली बार अपनी माँ के साथ महफिल में डांस किया, और वहाँ आने वाले बहुत से लोगों में से एक तुम्हारे बाबा हुमायूं खान भी थे। खूबसूरत मर्दाना वजाहत का शिकार, देखने वाले देखते तो देखते रह जाते। रईस बाप की औलाद थे तो शौक भी वैसे ही पाले थे। इसी महफिलों में जाना और पैसे उड़ाना इनका शौक था। इसी शौक की तस्कीन के लिए वो हमारे दर पे आए और फिर कभी लौट कर न जा सके। न जाने हमारी माँ से क्या सौदा तय किया, और एक सुनहरी शाम पूरी इज्जत से ब्याह कर हमें अपने साथ लेकर इस्लामाबाद आ गए। ये शादी उन्होंने अपने घर वालों से छुप कर की थी। शादी के बाद हम जैसे हवाओं में उड़ने लगे। ऐसा मोहब्बत करने वाला शौहर, अपने घर का सुकून, ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया था। और ये सब पाकर हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हासिल हो गया। लेकिन इस सुकून में पहला कंकर तब पड़ा जब मैं पहली बार घर से निकल कर मार्केट गई और वहाँ मुझे तुम्हारे बाबा के दोस्त वजाहत खान मिले, जिसने न जाने ऑफिस आज जाकर हमारे बारे में हुमायूं से क्या कहा कि वो हमसे खिंचे खिंचे से रहने लगे। मैं इनके पास जाती तो वो मुंह मोड़ लेते, और फिर वो दिन भी आया जिसके तूफान में सब कुछ बह गया। मैं घर में अकेली थी, तभी वजाहत खान हमारे घर चले आए। मैं दरवाज़ा खोल चुकी थी और मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं। इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर मैं हुमायूं को कॉल करने के लिए लॉन्च में आई तो तभी किचन से कुछ जलने की बदबू आई। मैं किचन की तरफ भागी तो वहाँ सारा सालन जल चुका था। हड़बड़ाहट में मैंने अपने दुपट्टे से पतीला उठाया तो आंच ने मेरे दुपट्टे को पकड़ लिया और मेरी चीख निकल गई, जिससे सुनकर वजाहत खान किचन में चले आए और जल्दा दुपट्टा खींचकर इससे आग बुझाई। लेकिन यही वो वक्त था जब तुम्हारे बाबा वहां आए और एक नज़र बगैर दुपट्टे से मेरे वजूद पर डाली। दूसरी वजाहत खान के हाथ में मौजूद मेरे दुपट्टे पर उन्होंने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया, और मैं हक्का बक्का इस शख्स को देख रही थी जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था। हुमायूं ने वजाहत की कोई बात न सुनी और इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुमने साबित कर दिया कि तो वाइफ कभी अपना काम नहीं छोड़ सकती, चाहे इसे कितना ही आसाइशें क्यों ना मिल जाए। इसलिए मैं आज तुम्हें तुम्हें अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। इस घर से जो ले जाना चाहो लेके जा सकती हूँ, लेकिन दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं वहाँ से वापस अपनी माँ के पास चली गई, लेकिन मेरा वजूद एक जिंदा लाश बन चुका था। मैंने इस शख्स से मोहब्बत नहीं इश्क किया था, लेकिन वो सिर्फ मोहब्बत ही कर सका, एतबार ना कर सका। फिर मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, तो एक रात मैंने वो कोठा छोड़ दिया। मेरे पास तुम्हारे बाप के घर से लाए हुए जेवरात थे। तुम्हारे लिए मैंने खुद को मजबूत किया और इस मोहल्ले में एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद से ये घर हासिल किया। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं कि कहीं कोई काम करती। शुरू में जहाँ कहीं काम के लिए जाती तो मेरी खूबसूरती को देखकर कोई मुझे काम ना देता, इसलिए मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद तो तुम्हारे सामने ही है मेरी ज़िंदगी। हाँ, मेरी लकड़ी के बॉक्स में तुम्हारे बाप की तस्वीर और पता है। अगर चाहो तो मेरे बाद इनके पास चली जाना, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं यहीं आपके पास रहूंगी। जिस शख्स ने आपका एतबार नहीं किया वो मेरा क्या करेगा। दोनों माँ बेटी सारी रात बातें करती रहीं। फजर के वक्त दोनों सोई और अगली सुबह जब सीरत की आंख खुली तो इसकी माँ इस दुनिया में इसे अकेले छोड़कर खुद अब्दी सफ़र पर रवाना हो गई थी। इसके आंसू मंजमद हो गए। फिर अभी तो वो अपनी माँ की अजियतों का साला करना चाहती थी, इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। एक रात में इसने न जाने क्या क्या ख्वाब बुन लिए थे, लेकिन सब कहीं हवा में तहलील हो गए। वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल तनहा रह गई। मोहल्ले की औरतें आ रही थी और इसे तसल्ली दिलासे दे कर जा रही थी। वो बस खाली आंखों से नहीं देखी जाती। आसपास कुछ पुराने पड़ोसियों ने कफन दफन का इंतजाम किया और जब जनाजा लेने आया तो सीरत को एक धचका लगा और इसकी आहो बका सुनकर हर आंख अश्क बार हो गई। लेकिन इसे सब्र नहीं आ रहा था। जाने वाले चले जाते हैं और फिर पीछे रह जाने वालों को भी सब्र आ ही जाता है। आज वो यूं नहीं आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी माँ के जनाजे पर आने वाली इसकी इकलौती दोस्त फारिया को इसकी असलियत पता चल गई थी। और यूनी से निकलते हुए इसने सोच लिया था कि वो अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। इन्हीं सोचों में इसे पता ही नहीं चला कि वो कब घर पहुँच आई। वो होश में आई तो खुद को अपने घर के बाहर खड़े पाया। लॉक खोलते हुए गली के नुक्कड़ पर खड़े लड़कों को देखकर वो काम गई जो किसी चोर की तरह इसके दरवाजे पर नजर टिकाए हुए थे। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई और दरवाजे को कुंडी लगाकर वहीं पे बैठती चली गई। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई हैं? जाना ही था तो मुझे भी साथ ले चलती। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, ए मेरे रब, मुझे भी अपने पास बुला ले। और रोते रोते इसकी हिचकी बन गई, लेकिन इसे खामोश करवाने वाला वहाँ कोई नहीं था। आज वो एक फैक्ट्री में इंटरव्यू देने आई थी। इसकी सीवी पर एक नज़र डालकर इस शख्स ने सीरत से इसके बाप का पूरा नाम पूछा। जी, हम हुमायूं अली खान वल्द बख्त खान। और आपकी माँ का नाम? खदीजा खातून। आप कल से आ जाइए काम पे, इस शख्स ने कुछ सोचते हुए कहा। सीरत वहाँ से निकली तो मुतमईन थी। घर में पहले तो कई दिन वो बहुत परेशान रही। हर वक्त दचका लगा रहता कि न जाने कब कोई दीवार फलांग कर अंदर आ जाएगा। शुरू शुरू में इसे महसूस होता जैसे बाहर कोई खड़ा हो। वो सारी रात जागती रहती और जाए नमाज बिछाए बस अल्लाह से मदद मांगती रहती कि किसी तरह ये रात गुजर जाए। लेकिन वो मुतमईन हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने इसको अकेले होने की वजह से मोहल्ले में ही रहने वाली एक बुरी औरत जो कि अम्मा हाजन के नाम से मशहूर थी,
इन्हीं इन्हें इसके साथ छोड़ दिया था वो, और अब वो बहुत मुतमिन थी। अहान सलमान अली आज पूरे 2 माह के बाद दुबई से लौटा था। इसने अपनी कंपनी की एक ब्रांच वहाँ खोली थी, तभी से वहाँ के इंतजामात में 2 माह लगे थे। अभी वो ऑफिस में आकर बैठा ही था, तभी से हाशिर की कॉल आई। भाई आप आ गए हैं? जी, कब आए? रात को। घर क्यों नहीं आए? आ जाऊंगा। ओके, इससे पहले आपको अर्जेंटली मेरे ऑफिस आना होगा। खैरियत है? नहीं, क्या हुआ है? ये बात फ़ोन पर बताने वाली अगर होती तो मैं आपको दुबई ही बता देता, इसलिए इसके लिए आपको अभी मेरे ऑफिस आना होगा। ओके, आता हूँ। अब आज अम्मा हाजिन को नाश्ता देते हुए वो ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। रिक्शे से उतरकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, तो इससे लगा कि यहाँ से जाने में वो और लेट हो जाएगी, तो वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इससे पहले लिफ्ट में 2 आदमी गए। इनमें से एक ने हाथ के इशारे से इसे बाद में आने के लिए कहा, लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी थी। अगर आपके साथ जाने में कोई मसला है तो आप बाद में आ जाइएगा। ये कहकर वो लिफ्ट में घुस गई और साथ ही फर्स्ट फिफ्थ फ्लोर का बटन भी पुश कर दिया। अहान सलमान ने अजीब नज़रों से इस लड़की को देखा, कि इन्हें कोई नहीं है, वरना यहाँ का हर बंदा खान सलमान से वाकिफ था। सीरत ने मुड़कर एक गुस्से भरी नज़र इस पर डाली और एक साइड पर खड़े होकर घड़ी पर वक्त देखने लगी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वो आंधी तूफान की तरफ बाहर की तरफ भागी और अहान के चेहरे पर इस लड़की की हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराहट आ गई। अहान ने अपने आगे रखी फाइल पर एक नज़र दौड़ाई और साथ ही पुरसोच नज़रें हाशिर पर टिका दी। हाशिर, इसने अपनी माँ का क्या नाम बताया है? खदीजा। इसका मतलब है ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कौन सी वाली है? हान ने शीशे के इस पार काम करते हुए लोगों पर नजरें टिकाए जवाब दिया, तो हाशिर ने इसके आगे से लैपटॉप उठाकर कैमरा नंबर 4 खोलकर इसके सामने कर दिया। ब्लैक अबाया में है जो। हान ने लैपटॉप पर नजरें टिकाए किसी गहरी सोच में गुम हो गया। आज संडे था तो वो मामूल से लेट उठी। अम्मा हाजन सहन में चारपाई बिछाए धूप सेंक रही थी। सीरत ने सहन के कोने में मौजूद नल के पास बैठ गई। मुंह धोकर उठी तो अम्मा भी उठकर चारपाई पर बैठ गई। अरे धी, आज तो बहुत देर कर दी तू उठने में। बस मैं नमाज पढ़कर जो सोई तो पता ही नहीं चला कब दिन चढ़ गया। आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा तुझे एक ही छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। अच्छा, आप रात को कह रही थी कि कोई दवाई ख़त्म हो गई। आप मुझे पर्ची दे दे, मैं घर का काम करके ले आती हूँ। जी बेटा। वो उठकर कमरे की तरफ चल दी। जिस वक्त वो बाजार से लौटी तो इसने महाजन के साथ एक और बूढ़ी खतून और एक बहुत ही मॉडर्न लड़की को बैठे पाया। इसे देखकर वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हो गई और जांची नज़रों से सीरत का जायजा लेने लगी, जबकि बूढ़ी खतून ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। ब्लैक कलर के बाय में मलबूस सीरत, जिसकी रंगत में धूप के तमाज़त की वजह से सुर्खियां सी घुली थी, इसे और खूबसूरत बना रही थी। तभी इन बूढ़ी औरत ने हाथ पकड़कर सीरत को अपने बराबर बिठा लिया। बेटा तुम्हारा बड़ा तो कोई है नहीं, मुझे इन बहन ने बताया है, तो मैं तुमसे ही बात कर लेती हूँ। मैं अपने पोते के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। इनकी बात सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। आपको यहाँ किसने भेजा है? क्यों बेटा, क्या हुआ? आप मेरे बारे में जानती हैं मैं कौन हूँ? अरे बेटा, मेरे पोते की पसंद हो तो अच्छी ही होगी। आपके पोते की पसंद? क्या नाम है आपके पोते का? अहान सलमान अली, सलमान इंडस्ट्रीज़ का ओनर। अब की बार जो जवाब इस लड़की की तरफ से आया था वो कदरे नखवत से बोली थी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपने पोते को भी समझाएं और किसी अपने जैसे बड़े घर में अपने पोते का रिश्ता लेकर जाएंगे। हम ऐसे रिश्ते अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, अम्मा ठीक तो कह रही है। इस लड़की ने इन्हें कुछ कहने से पहले ही टोक दिया। वो मायूसी होकर वहाँ से उठकर चली गई। इनके निकलते ही इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि दादी क्या हुआ। उन्होंने एक सरदा बढ़कर अपने पोते के चेहरे पर नजर डाली। बेटा, इसने मना कर दिया कि वो ऐसे रिश्ते अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं? तो क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी बहू तो वही लड़की बनेगी, आप बस देखती जाए। ये कहकर वो इनके आगे झुकता हुआ इनसे प्यार लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन वो ऑफिस से लौटी तो सामने ढेर सारी फल और मिठाई के टोकरे देखकर हैरान रह गई। अम्मा ये क्या है? मुझे नहीं पता बेटा, सुबह एक आदमी आया था और ये सब चीज़ें अंदर रखकर ये कुछ फूल तुम्हारे लिए दे गया। अम्मा हजन ने इसकी तरफ से और गुलाबों का एक खूबसूरत बुके इसकी तरफ बढ़ाया। फिर इसने इसने फूल हाथ में लेकर नाम पढ़ा और इन्हीं कदमों वापस लौट गई। रास्ते में से हानि को अपने साथ लेकर वो सलमान इंडस्ट्रीज चली गई। वो बुके अभी इसके हाथ में था। रिसेप्शन पर इसने अपना नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी मैम, आपका नाम तो यहाँ मौजूद है बट सर इस वक्त ऑफिस में नहीं है। वो हैरान हुई, मेरा नाम कौन सी लिस्ट में शामिल है? मैम, सर से आपने आज की अपॉइंटमेंट ली हुई थी ना? इसने थूक निकल कर इस बात में सर हिलाया। आपके सर आए तो इन्हें ये बुके दे दीजिएगा। ये कहकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। हानि वो एडवांस में जानता था जा कि मैं यहाँ आऊँगी। तुम जानती हो मैं यहाँ जॉब करती हूँ। क्या क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मैं सारे रास्ते पूछती रही कि कहाँ जाना है, लेकिन तुम्हारे मुंह को तो ताले लगे थे ना।
सीरत ये बहुत खतरनाक शख्स है, तो अपने दोस्तों को भी माफ़ नहीं करता, तो दुश्मनों के साथ क्या करता होगा। इससे दुश्मनी ना मोल लेना, हम छोटे लोग हैं और ये बहुत पावर वाले लोग हैं। तुम जानती हो किसको इनकार करके आ रही हो? हाँ, सलमान अली को, जिसके एक इशारे पर हमारे जैसे लोग चुनटू की तरह मसले हो जाते हैं। हाँ, देख कर आ रही हूँ इसे अभी, अब इसे भी और इसके खड़े किए गए इस एम्पायर को भी, इसके बलबूते पर इसने सबके दिलों में अपनी धाक बिठा रखी है। अच्छा, क्या देखा है तुमने? मैं भी जानना चाहूँगा मिस सीरत हुमायूं। ब्लैक थ्री पीस में मलबूस अपनी भरपूर वजाहत और छा जाने वाली शख्सियत के साथ वो टांग पे टांग जमाए इसके घर में मौजूद था। सीरत के साथ खड़ी हानि ने कामते हुए अपने साथ खड़ी सीरत पर एक नज़र डाली, जो बहुत इत्तेमाद से सीने पर हाथ बांधे सलमान अली पर अपनी नजरें गाड़े हुए थी, जैसे आंखों से ही निकल लेगी। सलमान अली ने इसके अंदाज पर सर झटका और अपनी हेजल आंखें इसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए इसके करीब आया और इसके कान के करीब झुकते हुए गंभीर लहजे में बोला, मुझे औरत का ये अंदाज पसंद नहीं, इसलिए मेरे घर आने से पहले अपना ये अंदाज बदल लो। ये कहकर वो रुका नहीं और आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए कोट के बटन बंद करता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसके जाते ही सीरत ने अपना रुका सांस बहाल किया। यार, ये मैं बैठे बिठाए किस मुश्किल में फंस गई हूँ। देखो सीरत, अगर इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है तो चुपचाप मान जाओ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये तुमसे शादी क्यों 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 करना चाहता है, जबकि लड़कियां तो इसके गिर्द गिर्द तितलियों की तरह मंडलाती रहती हैं। हानि ने एक उंगली पेशानी पर रखते हुए पुरसोच नजरें सीरत के चेहरे पर टिका दी। कहीं लव एट फर्स्ट साइड वाला मामला तो नहीं है? इसने शौकी से सीरत को छेड़ा, जबकि सीरत घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। इसके रोने पर हानि गड़बड़ा गई। अरे, रो क्यों रही हो? तो और क्या करूँ, अल्लाह अल्लाह करके मेरी ज़िंदगी में सुकून आया था, लेकिन अब वो भी जाता रहा। न जाने ये मुसीबतें में कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, कुछ सोचते हैं। इसकी सारी रात जागते हुए गुजरी। अगली सुबह वो उठी तो इसका सर भारी हो रहा था। वो नाश्ता किए बगैर घर से निकल आई और सीधी सलमान इंडस्ट्रीज पहुंची। इसने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया तो वहां मौजूद लड़की से अपने साथ आने के लिए कहा और मुख्तलिफ राहदारियां गुजर कर एक कमरे की तरफ इशारा करती हुई मुड़ गई। सीरत ने नेम प्लेट पर पढ़ा, आहान सलमान अली। थोड़ी देर खड़े होकर इसने हिम्मत मजतमा की और दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। सामने सरबराही कुर्सी पर अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ वो मौजूद था। अंदर दाखिल होते ही खुशबू का एक झोंका इसकी नाक से टकराया। ये एक वसी और रीज ऑफिस था, जैसे जिसे बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वो एहतरामन खड़ा हुआ और उसे बैठने का इशारा किया। चाय या कॉफ़ी? कुछ भी नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं डायरेक्ट अपनी बात पर आती हूँ, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे एक बहुत ही शरीफ और पर्देदार लड़की चाहिए, और आप में मुझे वो दोनों चीज़ें नजर आई हैं। इसकी बात पर सीरत ने होंठ खींच लिए। फिर तो मैं आपको अपने बारे में जो बताना चाहती हूँ उसके बाद आप यकीनन अपना फैसला बदल देंगे। हान ने गहरी नज़र इसके चेहरे पर टिकाए बस खामोश नज़रों से इसे देखने लगा। मैं नारकली बाजार की एक रकासा खदीजा खानम की बेटी हूँ। मेरी नानी का ताल्लुक भी इसी बाजार से है। हाँ, मेरा बाप कोई बहुत बड़ा रईस ज़्यादा था, लेकिन वो मेरे वजूद से ही बेखबर है। वो तलखी से मुस्कुराई, जबकि सामने वाले की पोजीशन में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। इसकी बात सुनकर हान ने टेबल से गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल उठाया। चलें। इसकी बात पर सीरत हैरान सी से देखने लगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएंगी? अपने घर? अभी आप अभी मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं। इसकी बात पर एआनत से इसने होंठ भेज लिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इसकी बात समझते अहान के हाथ एक पल के लिए रुके और वो फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। इसके खड़े होते ही वो भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो दोनों साथ ही लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट के रुकते ही वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले इसकी एक कलाई अहान की मजबूत गिरफ्त में थी। वो इसे खींचते हुए गाड़ी लाकर गाड़ी में बिठाया, जबकि सीरत की आओ बका जा रही थी। इसके आंसू तवादर गिर रहे थे और वो बेहिस बना गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अहान इसे लेकर जिस वक्त घर पहुंचा, सामने लाउंज में सब लोग मौजूद थे। इसे इसके साथ रोती धोती लड़की को देखकर सबके मुंह हैरत से खुल गए थे, लेकिन किसी में इससे कुछ पूछने की हिम्मत न थी। वो इस लड़की को अपने साथ घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले गया। एक कमरे के बाहर रुककर इसने सीरत का हाथ छोड़ा, इसे अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए कहा। इसके लहजा बिल्कुल सर था। सीरत ने जल्दी से इसके हुक्म की तामील की, अपना स्ट्रॉलर जल्दी से अच्छी तरह से लपेट कर अपने सांसू साफ किए और इसकी तकलीद में इस रूम में दाखिल हो गई। वो एक स्टडी रूम था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। हाँ ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो रूम में मौजूद एक और वजूद नजर आया। चाचू, देखिए मैं किसको लाया हूँ। उन्होंने चश्मा लगाया और सीरत की तरफ देखकर सवालिया नज़रों से हान की तरफ देखा, जबकि दूसरी तरफ मौजूद सीरत जैसे पत्थर की हो गई। बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी, थोड़े कमज़ोर भी लग रहे थे, लेकिन सीरत ने एक पल में इस शख्स को पहचान लिया था। सीरत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्या जो वो देख रही है वो सच है या फिर मैं किसी ख्वाब की कैफियत में हूँ। चाचू, ये आपकी बेटी है सीरत। सीरत ने चश्मे के पीछे भी इनकी आंखों में चमकते आंसू देख लिया। हान ने हाथ के इशारे से इसे इनके पास आने के लिए कहा, लेकिन वो उल्टे पाँव दरवाजे की जाने पड़ी और बाहर की तरफ भागी। हुमायूं अली खान ने मायूसी से हान की तरफ देखा। इसने आंखों के इशारे से इनको हौसला दिया और इसके पीछे बाहर निकल आया। वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाली थी, तभी से किसी ने खींच लिया। इसने देखा तो वो आहान था। सीरत ने गुस्से से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। आपके साथ क्या मसला है? जाने दे मुझे। ये तुम्हारे बाप का घर है और यहाँ से अब तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे जब बाप की ज़रूरत थी तब तो वो मेरे पास नहीं थे। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कौन होते हैं मुझे यहाँ लेकर आने वाले, या फिर मेरे बारे में कोई फैसला करने वाले? नहीं, आज
इन्हें आज मेरी याद आई है जब वो व्हील चेयर पर बैठे हैं, हम चलते फिरते। इन्हें मेरी याद नहीं है। मुझे इस शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं अपनी बात बार बार दोहराता नहीं हूँ। मैंने जो बात एक बार कह दी है तो बस कह दी है। तुम अब पाताल में भी जाकर छुप जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर ले आऊंगा। बाकी रही बात चाचू की, ने जब तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें और चची को बहुत ढूंढा, लेकिन शायद इनकी यही सजा थी कि वो चची से इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सके। और इसी टेंशन में एक दिन ऑफिस से घर आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ और वो पिछले 20 साल से व्हील चेयर पर हैं। वो दोनों टांगों से मफलूज हैं। उन्होंने तुमसे चाहे जो भी किया हो, लेकिन तुम्हें अब इनका हौसला बनना होगा। मुझे इनसे मोहब्बत है, लेकिन इन्हें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी खुशी से ये सब करोगी तो ठीक, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती भी करवा सकता हूँ। वो नरमी से इसका हाथ पकड़े, इससे वापस इनके पास लेकर आया और वो दोनों को अकेले छोड़कर खुद नीचे आ गया। सीरत अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी रही। हुमायूं अली ने हाथों की मदद से व्हील चेयर लेकर इसके सामने आया और दोनों हाथ इसके आगे जोड़ दिए। इनके जुड़े हाथ और आंसू देखकर इसका दिल पिघला और वो इनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए इनके घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। हुमायूं खान का ने कांपता हुआ हाथ इसके सर पर आ ठहरा। सीरत ने आंखें मैच ली। इसे लगा वो तपती धूप में नंगे पांव चलती अचानक घनी छाँव में आ गई और साथ ही से अपनी माँ को याद करके इसके रोने में और रवानी आ गई। हुमायूं खान ने इसे दोनों बाजू से थाम कर खड़ा किया और पास पड़े सोफे पर बिठाया। अहान नीचे आया तो सब लोग इसके मुंतजिर थे। दादा दादी, माँ, बाबा, चची, अशरफ, आरिया। वो सब की नज़रों को नज़रअंदाज करता हुआ दादी के पास आकर बैठ गया और इन्हें अपने सार में लेकर इनकी पेशानी चूमी। अहान भैया, ये लड़की आपको कहाँ मिली है? जानते हैं ये कौन है? फारिया फारिया की बात पर इसने रुख मोड़कर सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। ये मेरी क्लास फेलो है और आप जानते हैं ये वो हमारे चचा की बेटी है। इसने फारिया को बात पूरी करने का मौका नहीं दिया, लेकिन अहान भैया, फारिया बस और कुछ नहीं। इसने तंबीही नज़रों से घूरा। खदीजा चची और हुमायूं चचा की बेटी है। वो मिली है हुमायूं से? अहान ने माँ की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाया। चलो शुक्र है, शायद अब वो जिंदगी की तरफ लौटा है। और इनकी बात पर सबने ही एक जुबान होकर इंशाल्लाह कहा। सीरत की नज़रें इनके चेहरे का तवाफ कर रही थी और वो सोच रही थी कि अगर वो इस बुढ़ापे में इतने खूबसूरत और जवानी में क्या हुए होंगे। और इनकी नज़रें बेटी के चेहरे पर में खतीजा का नक्श ढूंढ रही थी, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि वो हूबहू उनकी कॉपी थी। बस रंगत माँ पे गई। बेटा अपनी दादी से मिली हो? नहीं बाबा। इसके बाबा कहने पर इनकी आंखें फिर से नम हुई। जाओ इनसे मिल लो। वो कुछ देर तन्हाई चाहते थे, वो भी खामोशी से उड़ गई। हान फोन पे बात कर रहा था, तभी इसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ उठी जहाँ से वो अपना अकाउंट संभालती नीचे आ रही थी। इसे देखकर सभी लोग खड़े हो गए और फारिया के अलावा सभी बहुत खुश दिली से मिले और वो दादी और सलमान अली के दरमियान में बैठ गई। इसे सब लोग बहुत अच्छे लगे। इस बस थोड़े मॉडर्न ज़्यादा थे। फारिया को तो वो कॉलेज से ही जानती थी और इसके पहनावे से इसे इसके स्टेटस का अंदाज़ा होता था। इसकी चची और ताई की स्लीवलेस बाजू वाले कपड़े देखकर वो अपनी नजरें शर्म से झुका लिया। हाँ, गौर से इसके बदलते रंग देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी वो माँ और चची को देखकर बार बार नजरें क्यों फेर रही है। वो कॉल बंद करता हुआ इसके सामने सोफे पर टांग रखकर बैठा तो सीरत ने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा, जिसके जवाब में इसने अब रोज का आकर पूछा तो वह नफ़ी में सर हिलाती रुख मोड़ गई। वो उठकर जाने लगा तो वो भी खड़ी होगी। मुझे भी छोड़ दे। कहाँ? सबकी सवालिया नज़रें इस पर टिकी थी। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन जाना क्यों है? मैं घर में किसी को अकेला छोड़कर आई हूँ। ओके, चाचू को बताओ। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। हान ये वापस आएगी? अपने खदशात को उस देते हुए दादी ने हान से पूछा। इन्हें लगा शायद जो कुछ इसके साथ हुआ है वो यहाँ वापस ना आए। दादी, आप परेशान ना हो, मैं इसे साथ लेकर आऊँगा। इसने फ़ोन पर अपनी सेक्रेटरी को कुछ हिदायत दी और बाहर निकल गया। इसने जिस वक्त गाड़ी इसके घर के बाहर रोकी, बहुत से घरों के दरवाजे वाह हुए और औरतें अजीब नज़रों से इसे देखने लगी। यहाँ ने नोट किया। वो परवाह परवाही से अंदर की तरफ बढ़ गई। सीरत के घर घर के सीरत के घर के अंदर जाते ही ही मौजूद वो करीब ही मौजूद कुछ बुजुर्ग हजरात के पास आया और इनसे मुसाफा करने के बाद इसने अपना तारफ़ करवाया। सीरत के मुतालिक ने कहा किया कि वो इसके चचा की बेटी और वो अब यहाँ नहीं रहेगी। सब लोग तो इसकी वज़ाकता से ही मुतासर हो गए थे। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो मज़े से कुर्सी पर बैठी टांगे अम्मा हाजन की चारपाई पर रखे इनसे कुछ खपियों में मसरूफ़ थी। इसे देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमटी और टांगे नीचे
और टांगे नीचे करके इसके लिए कुर्सी खाली कर दी। इसे लगा था वो चला गया है। जल्दी करो, तुम्हें वापस घर छोड़कर मैंने ऑफिस भी जाना है। लेकिन मैंने तो बाबा को रात रुकने के लिए कहा था। नहीं, वो फिर आओगी तो रह लेना। तुम ऐसा करो, अम्मा जी के बेटे और बहू को कहो वो भी यहीं तुम्हारे घर पर आ जाए। ठीक है अम्मा, आपके पास अपने बेटे का नंबर हो तो मुझे दे। मेरे पास है, मैं देती हूँ, सीरत कहकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे नंबर देकर वो वहीं खड़ी हो गई तो वो सर उठाकर इसे देखने लगा। इसके कहने पर वो गड़बड़ आ गई। तुम जाओ ना, अपनी पैकिंग करो। ज़्यादा कुछ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले चलो। वह सर हिलाती दोबारा से अंदर की तरफ मुड़ गई जब कि वो फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। 1 घंटा गुजरने के बाद भी जब वो वापस ना आई तो वो दरवाजे की तरफ देखता हुआ उलझन से पहलू बदलने लगा। तभी वो बड़े बड़े 2 बैग उठाई बाहर आए, जिन्हें देखकर हाथ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर कुछ सोचकर खामोश हो गए। चलें? नहीं, आप ये गाड़ी में रखें, मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। क्या मतलब, अभी और भी सामान है? जी हाँ, क्यों? नहीं, वैसे ही आज जाओ ले आओ। वो अम्मा हाजन से रुख्सत लेकर बाहर निकल आया। वो गाड़ी में बैग रख रहा था तभी वो एक बड़ी सी पेटी उठाए अंदर से नमूदार हुई। इसके पीछे दो छोटे छोटे लड़के भी थे जिन्होंने 2 पेटियां और उठा रखी थी। वो सख्त बेजार हुआ। अब इनमें क्या है? इनमें मेरी किताबें हैं। इसने इस बाद में सर हिलाया, गाड़ी की पिछली सीट पर पेटियां सेट करके इसकी तरफ मुड़ा। अब चलें, अब अभी कुछ और रहता है। नहीं, बस अब चलें। ओके, बैठो। ये कहकर इसने गाड़ी की फ्रंट सीट संभाली और दो अजनबी एक सफ़र की तरफ रवाना हुए। अब वक्त ही बताएगा कि वो एकरा के मुसाफिर रहते हैं या नहीं। गाड़ी पोर्च में रोककर रहान ने मुलाजिम को गाड़ी से सामान निकालने का हुक्म दिया और ख़ुद अंदर की तरफ बढ़ गया। इसने एक बार मुड़कर भी सीरत की तरफ नहीं देखा। जिस वक्त लाउंज में दाखिल हुई वो दादी की किसी बात का जवाब दे रहा था। इसकी तरफ एक नज़र डालकर वो सर झटकता ऊपर की तरफ बढ़ गया। घर में सब ने इसे हाथों हाथ लिया। वो थोड़ी देर सबके साथ बैठकर हुमायूं का पूछती ऊपर की तरफ बढ़ आई। इनके दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की के पास बैठे दूसरी तरफ खेलते बच्चों को देख रहे थे। सीरत को देखकर वो एकदम से खिल उठे। हुमायूं ने इसके लिए बाजू फैलाए तो वो भी थोड़ी सी झुकझक से इनकी बाहों में समा गई। हुमायूं ने इसे खुद से अलग करते हुए भी इसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। मैं चाहता था तुम अपनी खुशी से यहाँ आओ। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? सामने पड़ी चेयर पर इसे बैठने के लिए बोलकर वो फिर से बाहर देखने लगे। दोनों के दरमियान खामोशी का एक सिलसिला तवील हुआ। दोनों के पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद एक झिझक आड़े थी। हुमायूं साहब की आवाज़ ने ही इस खामोशी को तोड़ा। मैं मैं तुम्हारी माँ से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ। मोहब्बत नहीं, इश्क किया, लेकिन एतबार नहीं कर सका। वो इसकी तरफ देख नहीं रहे थे। मैं तुम्हारी माँ से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ। मोहब्बत ने इश्क किया, लेकिन एतबार नहीं कर सका। वो इसकी तरफ देख नहीं रहे थे। शायद इसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं थी। वो इसकी आंखों में महरूमियत नहीं देख सकते थे। तुम्हारी माँ को छोड़कर मैं बहुत पछताया और फिर कुछ अरसे के लिए अमेरिका चला गया। लेकिन ज़िंदगी से सुकून तो वो अपने साथ ही ले गई थी, इसलिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता, वो तो मुझे हासिल होने से रहा। 1 साल इधर उधर भटकने के बाद फिर से पाकिस्तान चला आया। तब हान बहुत छोटा था। वो शुरू से ही मेरे बहुत वो शुरू से ही मेरे बहुत करीब था। वो इस वक्त शायद 7 या 8 साल का था। जब तक घर में रहता वो साय की तरह मेरे साथ रहता है। एक सुबह मैं रात भर बाहर गुजार कर वापस लौटा तो भाभी ने बताया कि हान की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं इसके पास पहुंचा तो वो बुखार में तप रहा था। मैं इसे लेकर करीबी हॉस्पिटल चला आया। इसके कुछ टेस्ट करने के बाद इसे एडमिट कर लिया गया। इसे टाइफाइड हो गया था। वो पूरे 10 दिन अस्पताल में रहा। जिस दिन इसे डिस्चार्ज किया गया, इस दिन भी मैं इसके साथ ही रहा। मैं इसे गाड़ी में बिठा रहा था तभी मेरी एक दोस्त डॉक्टर सारा मुझे मिली। वो पहले इस्लामाबाद में होती थी, इसकी लाहौर में नई नई ट्रांसफ़र हुई थी। अरे हुमायूं, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खदीजा कैसी है? खदीजा के बारे में पूछने पर मैं खामोश हो गया। खदीजा के बारे में पूछने पर मैं खामोश हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या हुआ? बेटा है या बेटी? खदीजा लास्ट टाइम मुझे मिली थी तो वो प्रेग्नेंट थी। मेरी हालत से बेखबर वो रवानी से बोलती चली गई, जबकि मेरा पूरा वजूद जल्जलों की जद में था। मैं तो भी इसका कम मना रहा था और मेरी ज़ुबान गंग हो गई। वो चली गई।
और मैं अपने ज़मीर की अदालत में भी मुजरिम ठहरा और पछतावे भी मेरा मुकद्दर बने। मैं तुम्हारी नानों के पास भी गया था, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी। तुम्हारी माँ ने अपनी कोई निशानी ही नहीं छोड़ी थी। मैं तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैं खुद ही मफलूज हो गया। मेरी सज़ा देखो, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी भी ना मांग सका। इनकी आंखों से आंसू निकलकर इनकी दाढ़ी में कहीं गुम हो रहे थे। गए वक्त का पछतावा मलाल इनके चेहरे पर रकम था। मैंने तो अब हिम्मत हार दी थी, लेकिन अहान मुझे हौसला देता था कि वो एक दिन तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता। इसने आगे बढ़कर इनका हाथ थाम लिया। यकीन कर लें बाबा, मैं सीरत हुमायूं आपकी बेटी हूँ। माँ की खिदमत का तो मौका ही नहीं मिला। वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए ही काम करती रही, और जब इनके लिए कुछ करने का वक्त आया तो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। लेकिन चले, देर से ही सही, लेकिन आप मिल तो गए हैं। अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। दोनों नम आंखों से मुस्कुरा दिए। इसने हुमायूं खान के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए। इन्हें खाना खिलाना, वज़ू करवाना। रोज़ शाम को वो दोनों करीबी पार्क में थोड़ी देर के लिए चले जाते। सीरत को कुछ बीनी का शौक़ अब बाप की तरफ से विरासत में मिला था। वो इनके लिए और अपने लिए लाइब्रेरी से किताबें लेकर आती। इनको रेगुलर डॉक्टर के पास लेकर जाना, इनकी किस वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है, इसका बेशतर वक्त इनके साथ ही गुजरता। वो इसे मना करते, जाओ बेटा फारिया से बातें करो, कहीं घूमने जाओ। लेकिन वो लगता था अपने बाप की मोहब्बत की इतनी तरसी हुई थी कि कुछ और करने का इसका दिल ही नहीं चाहता था। दादी जान, आपने मुझे बुलाया है? जी बेटा, आओ बैठो मेरे पास। वो इसके लिए अपने करीब जगह बनाते हुए बोली। जी बैठ गया। अब बोलिए, क्या काम है? बेटा, तुम्हारे बाप ने एक काम सौंपा है मुझे। वो जानना चाहता है कि तुम शादी अपनी पसंद से करना चाहते हो या अपनी पसंद से। अपनी पसंद से करना चाहते हो या मैंने सीरत की वजह से इसे कह दिया कि मैं तुमसे पूछ के बताऊंगी। सीरत की वजह से क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद है, मैं इसे नापसंद क्यों करूंगा? बेटा, तुमने मुझे इसके पुराने घर रिश्ते के लिए भेजा था ना, तो क्या मैं बात करूं हुमायूं से? नहीं दादी, वो तो मैंने इसलिए रिश्ता भेजा था कि अगर वो चाचू के लिए इस घर में ना आई तो मैं फिर इनके लिए इससे शादी कर लूंगा। तो क्या तुम अब इससे शादी नहीं करोगे? नहीं, मैं मम्मी और पापा की मर्जी से जहाँ वो कहेंगे शादी कर लूंगा। अच्छा, फिर मैं सलमान और मरीना से कह दूं कि वो जहाँ चाहे तुम्हारा रिश्ता ले जाएं? जी हाँ, वो खुश दिली से बोला। जबकि दादी ने एक बार फिर उम्मीद से इसकी तरफ देखा, शायद वो सीरत का नाम ले ले। वो जब से यहाँ आई थी, वो एक बात तो जान गई थी कि वो एक बहुत ही दीनदार लड़की है। इतने दिनों में वो इन्हें बहुत अजीज हो गई थी। लेकिन वो जानती थी कि सलमान इसे कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके आने पर तो वो कुछ नहीं बोला था। लेकिन हुमायूं की शादी का सुनकर सबसे ज़्यादा ववेला इसी ने मचाया था। दादी जान के ख्यालों में खो गई है। चलें, चल के खाना खा लें। अरे, आज मेरी बेटी भी खाने पर मौजूद है। वो कैसे? वो दादी, आज बाबा जल्दी खाना खा के सो गए हैं, तो बस इसलिए। बहुत अच्छी बात है, बाप का ख्याल रखना। लेकिन बेटा, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। वो सिर्फ मुस्कुरा आई थी। और इसके ऐन सामने बैठे हान ने पहली बार इसे गौर से देखा तो इसने महसूस किया कि वो बेशक गरीबी में पली बड़ी हो, लेकिन वो अपने स्टेटस को लेकर किसी कम्प्लेक्स का शिकार नहीं थी। वो बहुत पुरअतमाद थी। इसके बात करने के अंदाज में रख रखाव था। वो इस वक्त भी ब्लैक कलर के फुल आस्तीनों वाले लाउन के सूट में मलबूस थी। इसने बहुत नफासत से दुपट्टा सर पर लिया हुआ था। अहान ने इस पर से नजरें हटाकर फारिया और सारा को देखा, जो जीन्स के ऊपर शर्ट पहनने दुपट्टे से बेनियाज बैठी थी। अब इसने अपनी माँ और चच्ची को देखा। इनके पास दुपट्टा तो था, लेकिन वो कंधे पर एक साइड पर झूल रहा था। वो खाना खाते हुए बेवजह ही इसका और दूसरों का मुवाजना करने लगा। अहान बेटा, मेरी और सारा की कल की फ़्लाइट बुक करवा दो ना। तुम्हारे चाचू कह रहे हैं कि बस अब आ जाएं। ओके चाची, करवा दूंगा, बट अच्छा होता अगर आप कुछ लोग कुछ दिन और रहते। नहीं बेटा, फिर आएंगे। तुम कोई मंगनी या शादी का प्रोग्राम बनाओ ना, ताकि हम जल्दी आ सकें। तभी वहाँ ब्लैक जीन्स पर वाइट टॉप पहने, कानों में छोटे से डायमंड टॉप्स पहने, कलाइयों में बहुत ही खूबसूरत कंगन जेब की तन की है, बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी लड़की चली गई। सबको सलाम करके वो सलमान साहब के पास बैठ गई, जबकि इसकी नज़रें अहान के चेहरे का तवाफ कर रही थी। जबकि वो बेनियाज बना एक हाथ से खाना खा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल पर तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। सलमान साहब इसे लिए लाउंज में मौजूद सोफ़ों पर जाकर बैठ गए। अहान खाना ख़त्म करके उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब सलमान अली ने इसे अपने पास बुला लिया। बेटा, अनाया आई है, यहाँ आओ। इसने अबरू उठाकर इसे देखा और सर की जंबिश से इसे सलाम करके इसी तरह मोबाइल हाथ में लिए इसके सामने जाकर बैठ गया। दादी, ये हान के साथ लड़की कौन है? ये बेटा, ये अनाया है, सलमान के दोस्त की बेटी। सलमान ने इसे हान के लिए पसंद किया है। वो तो कब से बाकायदा मंगनी करना चाहता था, लेकिन हान ही नहीं मान रहा था। लेकिन अब सलमान ने इसे कह दिया कि वो दोनों मंगनी की तैयारी कर रहे हैं। इस माह की किसी भी तारीख को मंगनी की रस्म अदा कर दी जाएगी। सीरत ने दोनों को बगौर देखा तो इसे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। वो इस घर में आने के बाद अगर किसी से मुतासर हुई तो वो अहान था। और इसकी वजह ये थी कि वो एक बात जान गई थी कि वो इसके बाप से बहुत प्यार करता है और इनका बहुत ख्याल रखता है। इसके आने के बाद भी वो इनका वैसे ही ख्याल रखता था जैसे पहले रखता था। और एक वजह और भी ये भी थी कि वो इसके बाप को बहुत पसंद था। आज हुमायूं साहब के डॉक्टर ने हान को अस्पताल बुलाया था और इसे खुशखबरी सुनाई थी
कि हुमायूं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं। वो घर आया तो नाया और इसके माँ बाप भी आए हुए थे। वो इस सबको नज़रअंदाज करता हुआ सीरत की तरफ बढ़ा, जो अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी, कि अचानक ही अहान ने आकर इसके दोनों हाथ थाम लिए। थैंक यू सीरत, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम ना होती तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। तुम्हें पता है चाचू ने खुद डॉक्टर्स को कॉल करके कहा है कि वो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तुम्हें पता है 70% चांसेस हैं कि वो फिर से चल सकेंगे। अगर बात करते हुए इसकी आंखों में नमी थी। सबकी नज़रें खुद पर मरकूज देखकर सीरत ने नरमी से इसके हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त सख्त थी। इसको हाथ छुड़ाते देखकर वो भी जैसे होश में आया और तेज़ी से अपने हाथ लिए पीछे खींच लिए। घर वाले सब इसकी हमायों से मोहब्बत से वाकिफ़ थे, इसलिए इसे मुबारक देने लगे, जबकि वो जाकर दादी के गले लग गया। मैं चाचू से मिलकर आता हूँ अहान, हमारी बात सुनकर चले जाना। जी बोले पापा। बेटा, हमने इस महीने की 15 को तुम्हारी और अनाया की मंगनी का दिन तय किया है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अनाया, आओ मैं तुम्हें चाचू से मिलवाऊँ। इसकी इस बात पर सबका मूड खुशगवार हो गया, जो कि अहान की थोड़ी देर पहले वाली हरकत की वजह से ख़राब हो गया था। वो अनाया को साथ लिए हमायूं के कमरे में दाखिल हुआ और फरते जज्बात से इनके गले लग गया। चाचू, आप जानते हैं मैं अब आज बहुत खुश हूँ। वो इसकी मोहब्बत पे मुस्कुरा दिए। चाचू, मेरी समीर से बात हुई है। इसने अमेरिका के एक मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन स्टीफन फिलिप्स से आपके लिए मिला है। वो इसने आपको अमेरिका बुलाया है। हम अगले माह अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ आपके पहले इसके साथ कुछ सेशन होंगे, फिर इसके बाद ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। अपनी बातों में वो अनाया को भूल ही गया। आहान के कंधे पर हाथ रखकर इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आहान ने मुस्कुराकर इसकी समत देखा। चाचू, इनसे मिलिए, ये है अनाया चौधरी, आपकी होने वाली बहू। आहान ने आखिरी अल्फाज चबा चबा कर अदा किए थे, लेकिन अपनी खुशी में मगन अनाया ने इसके लहजे पर गौर नहीं किया, जबकि हुमायूं अली के चेहरे पर एक साया सा आकर लहरा गया। फिर भी वो खुश दिली से इससे मिले, लेकिन दिल में कहीं टीस सी उठी थी। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो इनका दामाद बने, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये भी मुमकिन नहीं था। वो थोड़ी देर इनसे बातें करता रहा। इसकी तकलीद में अनाया भी वहीं बैठी रही। वो इसकी बातों से बहुत बोर हो रही थी। इसकी नज़रें हुमायूं के चेहरे पर टिकी थी। एक बार इस घर में आने दे, सबसे पहले आपको इस घर से रुखसत करूंगी। इसे हान का हुमायूं के लिए इस कदर फिक्र करना अच्छा नहीं लगता था, और सीरत के आने के बाद इसके खदशात बढ़ गए। इसे पूरा यकीन था कि अगर कभी हुमायूं अहान को सरसरी तौर पर भी कह दे, वो एक पल के लिए भी देर किए बिना इस पर अमल कर देगा। इसकी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए हुमायूं ने इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर नज़रें झुका गई। तभी सीरत अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में खाने की ट्रे देखकर वो जल्दी से उठा और इसके हाथ से ट्रे ले ली। सीरत, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरा खाना भी ये दे जाओ, मैं आज चाचू के साथ ही खाना खाऊंगा। लेकिन लेकिन क्या? बाबा और मैं साथ खा लेंगे। नीचे खाने के टेबल पर आपका और अनाया का इंतज़ार हो रहा है। तुम और अनाया चली जाओ और मेरा खाना किसी मुलाजिम के हाथ भेज दो। वो सर्द और सपाट लहजे में बोला। अनाया के झटके से मुड़ी और कमरे से निकल गई। सीरत थोड़ी देर खड़ी इसे देखती रही, फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। अब क्या कहना है सीरत? बुरा लगता है, नीचे आप सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसने हाथ में मोबाइल जोर से सामने टेबल पर पटखा। तुमसे जो कहा है बस वो करो। इसके लहजे पर वो दहल कर 2 कदम पीछे हुई और पलट कर वहाँ से निकलती चली गई। हुमायूं ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। क्या मसला है, मुझे बताओगे? इसने नफ़ी में सर हिलाया। कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। फिर छोटी सी बात पर इतना भड़क क्यों गए हो? मेरी बेटी को आज के बाद ऐसे गुस्सा किया तो मैं क्या? इससे पहले मैं आपका बेटा हूँ। इसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंस दिए। नहीं, कहीं तुम्हारे गुस्से की वजह मेरी बेटी ही तो नहीं है? तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी जगह ले रही है? आपकी बात दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। जबकि दरवाजे से अंदर आती सीरत ने ताज्जुब से दोनों को देखा। इसने हाथ में पकड़ी ट्रे पटखने के अंदाज में हान के सामने रखी और वापस मुड़ गई। इसके निकलते ही हुमायूं फिर से बोले, गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, मेरी बेटी को भी आता है। बहुत गुस्सा आता है, बच के रहना। वो दोनों इस वक्त लॉस एंजल्स में परफॉर्म कर रहे थे। ज़ारा नूर एक मशहूर मॉडल और डांसर थी। समीर सलमान पाकिस्तान का बेहतरीन सिंगर था। सारी दुनिया में इसके करोड़ों मद्दाह थे। ये एक लाइव कंसर्ट था जिसमें समीर के गानों पर ज़ारा डांस परफॉर्मेंस दे रही थी। कंसर्ट अपने जोबन पर था। समीर की सहर तारी कर देने वाली आवाज़ पर ज़ारा की परफॉर्मेंस ने सबको जकड़ रखा था। समीर ने देखा, ज़ारा आंखें बंद किए गोल चक्कर खा रही थी। इनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी। समीर ने गाना गाते हुए स्टेज के सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने लगा। ज़ारा के पास से गुजरते हुए इसने अपने हाथ से कोई चीज़ इसके पाँव के करीब फेंकी और खुद आगे बढ़ गया। और अगले लम्हे ज़ारा ज़मीन बोस हो चुकी थी। सारे मजमा को साफ सूंघ गया। ज़ारा ने अपने घगारे को संभालते हुए उठने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रही। उसने कहर बसाती नज़र समीर के मुस्कुराते चेहरे पर डाली, जो आंखों में तंज भरे इसे देख रहा था। इसे उठते देखकर इसने गाना फिर से शुरू कर दिया। परफॉर्मेंस के बाद ज़ारा होटल पहुंची तो इसकी आंखों में मिर्ची सी भर गई। आंसू की वजह से सामने का मंजर धुंधला गया और वो अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए सामने से आते समीर सलमान से टकरा गई, जिसने सख्ती से इसे बाजुओं से थामते हुए इससे अपने आप से दूर किया। आंखें खोलकर, दिमाग हाजिर रखकर और अपने कदमों को काबू में रखकर घर से निकला करो। आज के बाद मेरे किसी शो में परफॉर्म करने से पहले 1000 बार सोच लेना। तुम जैसी लड़कियां लड़कियां मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं।
ये कहकर वो इसे एक झटके के साथ छोड़ते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जारा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो इस शख्स के पीछे कहाँ तक आ गई थी, लेकिन इसे तो इसकी परवाह ही नहीं थी। वो दोनों शुरू से एक ही स्कूल में पढ़े थे, फिर इसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी साथ ही पढ़े थे। वो जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा वो इसके पीछे पीछे वहाँ चल दी। हत्ता कि इसने जब म्यूज़िक को प्रोफेशन के तौर पर अपनाया तो वो भी शोबिस की फील्ड में आ गया, लेकिन वो अब दिल बर्दाश्ता हो गई। इसके आज के रवैये ने इसे बहुत मायूस किया था। साथ में मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट खावर बुखारी की बेटी जुल्फ़िशा बुखारी के साथ इसके अफेयर की खबरों ने इसे बिल्कुल तोड़ दिया। ज़ारा शाह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, इसकी हर ख्वाहिश इसके मुंह से निकलने से पहले पूरी की गई। लेकिन शायद वो जिसके लिए ज़िंदा है, सांस ले रही है, जैसे जिसे इसने अपनी हर सांस के साथ चाहा, वो इसका कभी नहीं हो सकता। वो अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो दी और फिर इसने एक बड़ा फैसला किया। वो अब इसके पीछे पीछे नहीं जाएगी, इसे अब मेरी तरफ लौटना पड़ेगा। और एक फ़ैसला करके वो मुतमिन होकर एक अज़म से उठ गई। समी आज वापस न्यूयॉर्क जा रहा था। इसे हुमायूं चचा के डॉक्टर से मिलना था। इसने हान को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन इससे पहले इसके पीए फारस की कॉल आ गई। हेलो फारस, तुम तैयार हो? हम 10 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। यस सर। सर आपको एक बात बतानी थी। बोलो। सर आपने आज न्यूज़ नहीं सुनी? क्यों, कुछ खास हुआ है? इसने लापरवाही से पूछा। सर मिस ज़ारा शाह ने शोबिस छोड़ने का ऐलान किया। इसकी बात पर एक पल के लिए वो ठटका, लेकिन अगले लम्हे इसने कॉल काट दी। वही होता है जो नसीब में लिखा होता है। ज़िंदगी में तकदीर नामी चीज़ इससे से ज़्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस शराब के पीछे भागकर इसने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली थी, आज वो इससे गायब हो गई थी। अगर वो मेरा हुआ तो मेरे पास लौट आएगा। वो अपने कल की तरफ लौट आई थी, पाकिस्तान की सरजमीन पर पाँव रखते हुए। आज वो बहुत मुतमिन थी। आज से वो एक नई ज़ारा शाह थी, जिसे अपने साथ साथ अपने माँ बाप के लिए भी जीना था। शायद समी सलमान अगर इसके साथ ऐसा रवैया ना अपनाता तो वो खुश फहमी में जीती रहती, लेकिन ये इसके लिए अच्छा ही हुआ था। वो अपने असल की तरफ लौट आई थी। हमारी खामोशी बस दिल से लब तक एक वक्फा है। ये तूफ़ान है जो पल भर लबे साहिल पर ठहर जाए। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो हर वक्त हंसती रहती हैं, फिर तुमने अपने ऊपर ये बुढ़ापा क्यों तारी किया कर रखा है? अशर ने प्लेट एक जानिब सरका कर कोल्ड ड्रिंक उठाते हुए दरियाफ्त किया, और सीरत के चेहरे पर एक सारा सा लहरा गया। वो सब इस वक्त लाउंज में जमा थी। फारिया खूबसूरत नकूश रखने के बावजूद हल्के फुल्के मेकअप में थी। फारिया हल्के फुल्के मेकअप में थी। मरीना बेगम भी हल्के फुल्के मेकअप में थी, जबकि सीरत सादा से लिबास में मलबूस और मेकअप से बेनियाज चेहरा लिए किसी से कम नहीं लग रही थी। सलमान अली, मरीना बेगम, अहान, फारिया, अशर और सीरत इस वक्त डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी नशस्तों की सूरत में विराजमान थे, जिस पर अनवाओ इकसाम के लवाजमात खुर्द नोश सजे हुए थे। पिज़्ज़ा, चिकन रोल, जिंगर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, तंदूरी फिश के साथ केचप और रशियन सलाद सलाद की ट्रीट से लुत्फानंदोज हो रहे थे। ये ट्रीट आज अहान ने दुबई में एक नई ब्रांच खोली थी, इसकी खुशी में ट्रीट दी थी। सब कुछ खाने के बाद इसे हजम करने के लिए सबने कोल्ड ड्रिंक का सहारा लिया। कोल्ड ड्रिंक की तरफ सबसे आखिर में अशर का हाथ ही बढ़ा था, जो खाने के दौरान गाहे बहा गाहे सीरत के चेहरे पर नजर डालता रहा था। सीरत ने घूर कर अशर को देखा और फिर चंद लम्हे खामोशी के साथ बाद संजीदगी से बोली, किस उम्र की लड़कियां कैसे रहती हैं, इस पर तवील रिसर्च मालूम होती है आपकी। ये ज़रूरी नहीं कि हर बूढ़ी औरत के हाथ में तस्वीर और जवान लड़की के हाथ में आईना दिखाई दे। हकीकत तो यह है कि खुशियों से अलग रहना इंतहाई तकलीफ दे अमल होता है। इंसान हर सूरत खुशियों के समंदर में गोताखोर रहना चाहता है, लेकिन वो ये बात कतई भूल जाता है कि इसका और इन खुशियों का कोई साथ नहीं। खुशियाँ हमें डुबोकर गर्क करती हैं और गम हमें खुद से अलग करके काट डालते हैं। मेरी ज़िंदगी में इससे पहले तो खुशियों की मुद्दत बहुत कम रही है, इसलिए मैंने अपना ओढ़ना बिछोना अपनी हैसियत के मुताबिक ही रखा हुआ है। न जाने ये ख्वाब कब टूट जाए। आखिर में इसकी आवाज़ बिल्कुल मदम हो गई थी। मोबाइल में गुम अहान ने इसकी बात को बगौर सुना और अपने हाथ से मोबाइल छोड़ते हुए पूरे का पूरा इसकी तरफ मुड़ गया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। अगर नंगे पाँव चलते हुए किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो ये हादसा होगा, लेकिन अगर हम खुद कांटा उठाकर पैर में चुभोएं और अपना पाँव जख्मी कर ले तो बात दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। अज़ियतें जो लोहे तकदीर में लिखी हैं, इनसे तो फरार मुमकिन नहीं, लेकिन अगर खुशियों को देख कर भी आंखें बंद कर ली जाए और इंसान अपने माजी में जीता रहे तो इसे मैं खुद तरसी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और इसकी बात के जवाब में बहुत सी बातें होने के बावजूद वो खामोश रही। इसे समझ नहीं आ रही थी इस शख्स के सामने इसकी ज़ुबान क्यों गंग हो जाती है। वो थोड़ी देर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा और फिर अपना मोबाइल लेकर अपने रूम की तरफ चल दिया। सीरत की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। इसे लग रहा था वो किसी और जज्बे से आशना हो रही है। अपनी सोच से दौड़कर इसने आंखें बंद की तो आंखों के सामने हान का चेहरा लहराया। इसने घबरा कर आंखें खोल दी। बाकी सब तो अपनी बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन अशर जो सीरत के बिल्कुल सामने बैठा था, इसने सीरत की एक एक हरकत को बखूबी नोट किया, और जो कुछ इसकी समझ में आया इस पर वो खुश भी हुआ और हान के बारे सोचकर इससे सीरत पर तरस भी आया।
इस मोहब्बत मतलब पत्थर से सर फोड़ना, इससे मोहब्बत मतलब पत्थर से सर फोड़ना, इसके लिए मोहब्बत तो बस हुमायूं चाचू हैं। और ये बात सोचते ही से एक झटका लगा। ये भी तो चाचू का ही खून है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? वो मुस्कुराया, अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, सीरत बेस्ट ऑफ लक। और सीरत इसकी बात पर ना समझी इसे जाता हुआ देखने लगी। एक सादा सी तकरीब में इन दोनों की मंगनी की रस्म अदा की गई। अहान की जानिब से हुमायूं ने अनाया को अंगूठी पहनाई, जबकि अनाया ने बदस्त खुद अहान को अंगूठी पहनाई। अहान हाफ वाइट कलर के ऑफ वाइट कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस था, जबकि वाइट कलर का मदार फ्रॉक में अनाया बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। हुमायूं ने ब्लैक थ्री पीस जेबतन किया था, और सीरत ने ब्लैक फ्रॉक पर रेड कलर का प्रिंटेड दुपट्टा रखा हुआ था, जो इसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहा था। वो एक साइड पे हुमायूं साहब की व्हील चेयर थामे खड़ी थी। जब रस्म अदा करने का वक्त हुआ तो हुमायूं नायक का हाथ पकड़े हुमायूं के पास आया और अंगूठी इनके हाथ में दे दी। उन्होंने मना करने की कोशिश की तो इसने इनके दोनों हाथ थाम लिए। चाचू प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। हुमायूं की आंखों में आंसू झलमलाए छिलमिला गए। और फिर अनाया ने हान की खुशी की खातिर अपने हाथ इनके आगे रख दिए, जबकि सलमान अली और मरीना की आंखों में मिर्ची सी भर गई। माँ और बाप को नज़रअंदाज करते हुए इसका हुमायूं को अहमियत देना इन्हें एक आंख न भाया। अहान की नज़रें शर पर मरकूज थी, जो जब्त की इंतहा पे था। अहान के देखने पर वह ज़बरदस्ती मुस्कुराया, आगे बढ़कर इसके गले लग गया। इससे अलग होते हुए शर ने नाया को मंगनी की मुबारकबाद दी तो उसने मुंह फेर लिया। वो हान से एक्सक्यूज़ करता हुआ वहां से चला गया। हान, हुमायूं और सीरत इस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर खड़े समी का इंतजार कर रहे थे। सीरत झुककर हुमायूं की कोई बात सुन रही थी, जब इसने एक शख्स को तेजी से आकर हान से बगलगीर होते हुए देखा। हान से लग होते हुए जब वो सीरत की तरफ मुड़ा तो वो होंको की तरह इसे देखने लगी। वो हुमायूं से मिलकर जब इसकी नज़र सीरत पर पड़ी तो इसने इसे खुद को आंखें फाड़े देखते पाकर इसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। होश में आ जाए सीरत मैडम। इसकी बात पर वो होश में लौटी। इसने सीरत के सर पर हाथ रखते हुए हुमायूं की तरफ की व्हील चेयर थाम ली। आपने बताया ही नहीं कि समी सलमान आपका भाई है, इसने हान के साथ चलते हुए सरगोशी में कहा। अगर तुम अपनी आंखें खुली रखती तो तुम्हें कुछ नजर आता ना कि हमारे ड्राइंग रूम में जो फैमिली फोटो लगी है इसमें समी सलमान साहब भी मौजूद है। बाय द वे, तुम भी इसकी फ़ैन हो? ये कोई पूछने की बात है? यंग जनरेशन में कौन है जो इसका फ़ैन नहीं है? बढ़िया फरमाया आपने चाचू। आपने अपनी इस बेटी को बताया नहीं था कि मैं मशहूर सिंगर समी सलमान आपका भतीजा है? इसने शर्ट के कॉलर खड़े करते हुए कहा। मुझे क्या पता मेरी ये बेटी इतनी जल्दी है कि इसको अभी अभी तक नहीं पता। इनकी बात पर वो अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा हो गई। सीरत को वो बहुत अच्छा लगा था, खासकर इसका बड़े भाई की तरह इसके सर पर हाथ रखना इसे बहुत भाया था। इसे वो बहुत फ्रैंक और जॉली सा लगा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसके ये जज्बे सिर्फ अपने से जुड़े लोगों के लिए ही थे। बाहर की दुनिया के लिए वो बहुत अकड़ू और खड़ूस था। किसी ने सच कहा कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत चाहे महबूब से हो, माँ बाप से हो, बहन भाई से हो, गर्ज ये कि अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते से हो, अंधी बहरहाल होती है। वो भी ऐसी ही अंधी मोहब्बत का शिकार थी। और जब से इसे भूल जाने का इरादा किया है तब से इस दिल ने और शिद्दत से इसकी ख्वाहिश की है। अपने जज्बों के आया होने के डर से वो कभी इसके सामने ठहर ना सकी। इस वक्त भी हाथ में मोबाइल थामे इन मकान की अंदाज में उंगलियों ने इसका नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम। इसकी गंभीर आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो वो होश में आई जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। वालेकुम सलाम। इसकी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ज़ारा की आवाज़ ने ही इस खामोशी को तोड़ा। कैसे हो? ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब आया। मैं आज गई थी मामू की तरफ तो उन्होंने बताया कि हान भैया हुमायूं मामू को लेकर तुम्हारे पास गए हैं, तो मैंने इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कॉल की थी। अगले लम्हे माउथपीस से हुमायूं की आवाज़ गूंजी थी। कैसी है मेरी बेटी? आज मामू की याद कैसे आ गई? उन्होंने आम से लहजे में पूछा, लेकिन वो फिर भी शर्मिंदा हो गई। सॉरी मामू, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, अब यहाँ आई हूँ तो आप यहाँ नहीं हैं। मैं कल गई थी आपसे मिलने, वहीं पता चला कि आप तो अमेरिका में हैं। मामू जल्दी से वापस आइएगा, हम सब यहाँ आपके मुंतज़िर रहेंगे, आपको तंदुरुस्त अपने पाँव पे खड़ा देखने के लिए। बेटा ज़िंदगी रही तो ज़रूर लौटूंगा, लेकिन अल्लाह जाने इसको क्या मंजूर है। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। चले, खुदा हाफिज़, फिर बात होगी। खुदा हाफिज़। सुबह के तारे, मेरी पहली दुआ तेरे लिए, तू दिल बे सबर को तस्कीन ज़रा सी दे गया। तंद झोंके की रगों में घोल कर अपना धुआं, एक दिया आंधी हुआ हवा को खुद शनासी दे गया। इसने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए एक भरपूर मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली, जो ना जाने आज फिर कौन सा नया धमाका करने इसके घर आ मौजूद हुई थी। इसके गरीब खाने पर अपने आ मौजूद हुई थी। अरे अम्मी, आज सूरज किधर से निकला है जो अनाया चौधरी ने हमारे इस गरीब खाने पर अपने कदम रंजा फरमाए? अनाया ने एक तेज़ नज़र इसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली और इसकी अगली बात पर अशर की मुस्कुराहट सिमटी थी।
आंटी शादी की दावत देने आई हूँ। इस माह की 15 को मेरी शादी है, आप और अशर ज़रूर आइएगा। अनाया की बात पर सोफिया बेगम ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा जो धुआं धुआं हो रहा था, जबकि अनाया इनके सरों पर धमाका करके खुद अपना बैग संभालती बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। माँ बेटे में से किसी ने भी इसने रोकने के लिए नहीं कहा। अशर ने निगाहें चुराते हुए जाने के लिए खड़ा हो गया। चलता हूँ माँ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। हान भी यहाँ नहीं है तो मैं आजकल इसके मेन ऑफिस में जाता हूँ इसकी जगह। अशर बेटा बेटा उन्होंने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सोफिया बेगम ने आगे बढ़कर इसकी इसकी पेशानी चूम ली और कहीं एक आंसू इनकी आंखों से लुढ़क गए। अशर खामोशी से निकल गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था तो इसने नाया की गाड़ी को गेट के करीब रुके देखा। वो इस तरफ बढ़ा तो वो पहले ही इसे देखते गाड़ी से निकले। वो जानता था वो अपनी भड़ास निकालना चाहती, इसलिए दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले इसके सामने जा खड़ा हुआ। कहो क्या कहना चाहती हूँ? यही कि मैं तुम्हें पल पल मरते देखना चाहती हूँ, जैसे मैं पल पल तुम्हारी बेवफाई पे मरी हूँ। और दौलत की हवस तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, जहाँ किया है ना, शादी हो जाने दो। अहान से सबसे पहले तुम्हें चलता करूंगी। ओके, और कुछ या बस? मिस अनाया चौधरी। वो गुस्से में से एक धक्का देती हुई जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और तनफ्फुर भरी निगाह अशर के चेहरे पर डालते हुए गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गई। और अशर ने गाड़ी में बैठती दोनों हाथों पर सर गिरा दिया। ना खुदा मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। समी मोबाइल हुमायूं के हाथ में थमाकर किचन में हान और सीरत के पास आ गए, जहां हान सीरत को कॉफ़ी बनाना सिखा रहा था, जबकि वो बेतवजही से किचन में रखी मुख्तलिफ चीज़ों को देख रही थी। सीरत, तुम्हारा ध्यान किधर है? हान ने सीरत का गुस्सा काफ़ी मेकर पर निकालते हुए इससे सख्त लहजे में मुखातिब हुआ। क्यों, क्या हुआ? यही तो हूँ। अच्छा आओ फिर चाचू के लिए कॉफ़ी बनाओ तुम। मैं क्यों बनाऊँ? मुझे बनानी आती भी नहीं है और मैं सीखूंगी भी नहीं। वैसे भी मैं चाय पीती हूँ, तो बाबा भी चाय ही पियेंगे। सीरत सीख लो, क्या पता तुम्हारा शौहर कॉफ़ी का फ़ैन हो। समी ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। इसकी बात पर इसने शर्म से सर झुका लिया। या फिर इसे भी चाय ही पिलाओगी? नहीं, मैं शादी ही इससे करूंगी जो चाय पीता हूँ। इसकी बात पर दोनों का छठ फाड़ कहका गूंजा। सीरत ने पहली बार हान को ऐसे हंसते हुए देखा तो हैरान हुई। वो तो मुस्कुराता भी बहुत कंजूसी से था। भाई, इस लड़की के शौहर की तो खैर नहीं है, या तो इसे वही कुछ खिलाएगी जो इसे बनाना आता है। सीरत खुद को मौजू गुफ्तगू बनता देखकर वहां से 9-2-11 हो गई। भाई, आपकी तो 2 हफ्ते बाद शादी है ना, तो आप चाचू को शादी के बाद ले आते। नहीं, शादी से ज़्यादा ज़रूरी इनका इलाज है। वैसे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या मतलब, क्या चल रहा है भाई? ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको जानता हूँ। वैसे कुछ दिन पहले मेरी ईश्वर से बात हुई थी कि अच्छा क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस वो कह रहा था कि आप इन दिनों घर में वक्त ज़्यादा गुजारने लगे हैं। अच्छा, वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रख रहा है। हाँ, मैंने इससे कहा था कि शादी से पहले घर में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अहान ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ ज़ारा के घर रिश्ता लेकर कब जाना है? और ये कौन है जिससे तुम्हारे अफेयर की खबरें चल रही हैं? कोई भी नहीं, बस वो मुझ में इंटरेस्टेड थी तो मैंने ये खबर अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के जरिए मीडिया तक पहुंचा दी। और इसकी वजह ज़ारा होगी? जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम क्यों इसे तंग करते हो? क्यों कि भाई, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन किसी के पीछे ऐसे अंधों की तरह भागना कि अपना नफ़ा नुकसान की परवाह भी ना रहे तो सरासर बेवकूफ़ी है। इसलिए पहले इसे खुद को बदलना होगा। तुम्हारी भी अपनी मंतक है। अहान की बात पर इसने सिर्फ कंधे उचकाए। अहान और समी आज हुमायूं को लेकर हॉस्पिटल आए थे और फिर मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर स्टीफन ने हुमायूं को न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया था। अहान तो इसकी बात सुनकर ही परेशान हो गया। फिर वो समी से लेकर न्यूरो सर्जन के पास गए। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद हुमायूं को एडमिट किया कर लिया गया। वो लोग सीरत को घर छोड़ाए थे। इसकी परेशानी को भांपते हुए समी घर से जाकर सीरत को भी ले आया। तीनों सारी रात एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। दूसरे दिन डॉक्टर्स की एक टीम ने हुमायूं का मुकम्मल चेकअप किया और इसके बाद अहान और समी को जो रूह फरसा खबर सुनाई गई, अहान को लगा इसके कदमों को नीचे से ज़मीन सरक गई है। इसने खुद को हवा में मुअल्लक पाया। न जाने वो कब से ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे थे। इन्हें ब्रेन ट्यूमर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। अहान बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दिया। डॉक्टर्स ने इन्हें बता दिया कि इनकी सर्जरी तो कर दी जाएगी, लेकिन हो सकता है सर्जरी के दौरान ही इनकी मौत वाक़ हो जाए। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द कर रही थी। सूरज गहरे बादलों की आगोश में सो रहा था और बादल रिमझिम से बरस रहे थे। काली घटा दिन की रोशनी को मदम करने पर तुली थी और शाम का माहौल इसके इर्द गिर्द सफ़र कर रहा था। सरे शाम ही रात का गुमा हो रहा था और ऐसा ही अंधेरा इसके अंदर भी फैल रहा था। वो गाड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। बरसती बारिश के साथ इसके आंसू भी इसके चेहरे को भिगो रहे थे। आस्तीन से अपने आंसू साफ करते हुए, हिम्मत मजतमा करते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। हुमायूं के रूम के बाहर रुककर इसने एक बार फिर से आंखें साफ की, कोट के बटन बंद किए और मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जहां दोनों बाप बेटी किसी बात पर हंस रहे थे। सीरत के हाथ में कोई किताब थी और वो हुमायूं के बेड के करीब चेयर रखी इन्हें इसमें से कुछ सुना रही थी और साथ दोनों तबसरा भी कर रहे थे। फिर अहान ने महसूस किया जैसे हुमायूं ने आंखें मेज कर होंठ बेंच कर जैसे कोई तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हो। अहान तेजी से इनके करीब गया। क्या हुआ चाचू?
इसके सवाल पर सीरत ने किताब से नज़र उठाकर हुमायूं को देखा, जो सुर्ख आंखें लिए नफ़ी में सर हिला रहे थे। बाबा क्या हुआ है? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और परेशानी में इसे पता ही नहीं चला कि इसने अहान के हाथ पर हाथ रखा हुआ है। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। सीरत तुम जाओ बाहर, गाड़ी में समी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अहान ने इसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने बाबा के पास रहना है। देखो, अभी तुम घर जाओ, सुबह तुम और समी हॉस्पिटल आ जाना, फिर मैं घर चला जाऊँगा। नहीं, अभी आप चले जाए, मैं सुबह चली जाऊँगी। देखो सीरत, रात में तुम अकेले नहीं रह सकती। जो मैंने कहा है वो करो। बेटा जिद ना करो, हान कह रहा है तो सुन लो इसकी बात। जी बाबा। इसने आगे बढ़कर हुमायूं की पेशानी पर अपने लब रखे और अपना बैग लेती हुई बाहर निकल गई। हान ने आगे बढ़कर खुली खिड़की के पट बंद किए और हुमायूं साहब के करीब बैठकर उनका हाथ थाम लिया। वो इनकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। वो जानता था वो बचपन से इसे अंदर तक जानने का हुनर रखते हैं। वो इसकी आंखों में कुछ पढ़ लेते थे। इसकी आंखों में से सब कुछ पढ़ लेते थे। हान, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? आखिर उन्होंने इसे पकड़ लिया था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अहान, तुमसे एक वादा चाहता हूँ, बोले चाचू। बेटा, अगर कभी मैं ना रहा तो सीरत का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता मेरे बाद वो एक बार फिर से बेसाहिबान हो जाए। कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। गले में आंसू का फंदा बन जाने की वजह से वो इन्हें कोई हौसला भी ना दे सका। वादा करो तुम इसका ख्याल रखोगे। अपना हाथ आगे बढ़ाए। वो बहुत उम्मीद से इसे देख रहे थे। इसने इनके बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। और मैं और आप दोनों मिलकर इसकी शादी करेंगे। वो फीका सा मुस्कुरा दिए। पाकिस्तान में अहान और अनाया की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सलमान साहब के पूछने पर इसने कहा था कि वो जाएगा। वक्त पर लगा कर उड़ गया और शादी का दिन भी आन पहुंचा। स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अनाया वसवसों और खदशों में घिरी थी। जिससे निकाह होने जा रहा था, इसकी कोई खबर नहीं थी। सलमान साहब को इसने कहा था कि वो सुबह 4 बजे पहुंच जाएगा, लेकिन अब दिन का 1 बज चुका था। इसका नंबर भी बन जा रहा था। बहुत बार ट्राई करने के बाद वो थक हार कर मायूस होकर बैठ गए। तभी इनके सेल फोन पर रिंग हुई। हान का नंबर देकर इनकी जान में जान आई। हान, कहा हो तुम? बाबा, में नहीं है। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया कि अनाया और अशर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अंकल ने अपने स्टेटस की वजह से इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करती हैं। इसलिए प्लीज़ आप इन दोनों की शादी करा दें। हाँ, ये क्या कह रहे हो? मैंने अपनी दोस्त को जुबान दी है, इसकी बेटी दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी है, तुम कह रहे हो कि मैं किसी और से इसका निकाह करवा दूँ? हाँ, तुम मुझे बहुत मायूस किया है, जानता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। अशर मेरा बेहतरीन दोस्त है और मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो और भी बहुत कुछ इससे कहना और पूछना चाहते थे, लेकिन इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अहान ने अपना नंबर बंद करने से पहले एक कॉल अनाया को भी की थी। मोबाइल हाथ में लिए अनाया बुत बनी बैठी थी जब शहबाज खान अंदर दाखिल हुए। सर झुकाए इसके करीब आकर बैठ गए। उन्होंने अनाया के सर पर हाथ रखना चाहा, जिससे इसने झटक दिया। बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अशर के साथ ये सब क्यों किया? आप जानते हैं मेरे दिल में आज भी वही है। मैंने अहान के साथ शादी के लिए सिर्फ हाँ इसलिए की थी कि वो अशर और दोस्त थे, और मैं अशर को नीचे दिखाना चाहती थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आज इसने ही मेरी इज्जत रख ली है। वो तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। प्लीज़ अनाया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है इसका बदला तुम मेरे साथ ऐसे नहीं ले सकती। बाहर सब मेहमान मौजूद है, मेरी इज्जत दोगड़ी ही रह जाएगी। अगर आज ये शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। बाप के आंसू देखकर इससे चुप लग गई और अगले आधे घंटे में वो अनाया शहबाज से अनाया अशर हो गई थी। अहाद ने हुमायूं और सीरत को यही बताया था कि शादी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। इन दोनों का ही पाकिस्तान में किसी से रब्ता नहीं था, लेकिन समी सब जानता था। इसने बस खामोशी इख्तियार किए रखी। आहिस्ता आहिस्ता हुमायूं की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो ज़्यादातर दवाओं के ज़रिए से सोए रहते थे। सीरत को हान बस इन्हीं औकात में हॉस्पिटल लेके जाता जब जाग रहे होते। हुमायूं जब हसरत से सीरत की तरफ देखते तो हान का दिल चाहता वो अपनी जान देकर खुदा से इनकी ज़िंदगी मांग ले। जब तक वो इनके पास होती, वो बस इसके चेहरे पर नजरें टिकाए देखते रहते। सीरत भी इनकी रोज़ रोज़ की गिरती सेहत के पेश नज़र इनके पास बैठकर बातें करती रहती, और जब वो इनकी इसकी बातें सुनते सुनते नीम गनूदगी में चले जाते तो वो फूट फूट कर रोने लगती, खुदा से शिकवे करती, और फिर एक उम्मीद से वजू करके जाए नमाज बिछाकर इनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगने लगती। पहरों जाए नमाज पर बैठी रहती। खाने पीने का, सोने का इससे किसी चीज़ का होश नहीं था। आज वो घर से इनके लिए सूप बनाकर लाई थी। अभी 2-3 चम्मच ही सूप के पिए थे कि उन्होंने इसका हाथ थाम लिया। सीरत, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हर जी हर जी रूह को एक दिन मौत आनी है। मौत एक अटट हकीकत है जिससे नजरें नहीं चुरा सकते। सीरत ने रोते हुए इनके मुंह पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज कहने दो, क्या पता फिर वक्त मिले ना मिले। देखो सीरत, मेरे बाद अगर किसी की बात माननी है तो वह अहान है। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। जो कहे इसकी बात मान लेना। वो मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ है। मेरे जाने के बाद वो टूट जाएगा, इसका ख्याल रखना। जानती हो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो कई दिन सोया नहीं था। इसने मेरे ख्याल किसी माँ की तरह रखा है। वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। मुझे तुम्हारे लिए इसके अलावा किसी पर भी यकीन नहीं। मुझसे वादा करो, जो वो कहेगा, वो तुम्हारे लिए जो फैसला करेगा, बिला चूहों चरा तुम इसकी बात मान लोगे। इसने रोते हुए सर इस बात में हिलाया, और दोनों बाप बेटी गले लगकर रोने लगे। दोनों को खामोश करवाने वाला कोई नहीं था। और दरवाजे के बाहर खड़ा इनकी बातें सुनता हान का दिल दुख से भर गया। वो जब 7 साल का था तो वो बहुत बीमार हो गया था।
डॉक्टर्स भी इसकी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। डॉक्टर्स ने बताया था कि इसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। इसके माँ बाप इसके लिए डोनर ढूंढने लगे जो इनके बेटे को गुर्दा दे सके। तब हुमायूं ने खुद को पेश किया और अपना एक गुर्दा हान को दिया। हान ये बात नहीं जानता था। वो बहुत दिन इनसे नाराज़ रहा कि वो इससे मिलने हॉस्पिटल नहीं आया, लेकिन वो फिर भी इसे मनाने की कोशिश करते रहे। और जब वो किसी तरह तौर भी राजी ना हुआ तो दादी ने इसे बताया कि वो इससे मिलने क्यों नहीं आया। और तब हान ने एक बात सोच ली, इसकी ये ज़िंदगी बस हुमायूं अली खान की दी हुई है और वो ये बात कभी नहीं भूला। वो बहुत खुश था। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी अनाया आज इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो कहीं नहीं थी। वो जानता था वो अभी तक इससे नाराज़ है। वो कोट और जूते उतार कर बेड पर लेट गया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और खुशबू का एक झोंका अशर के नथनों से टकराया। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो ब्लू कलर के सादा से सूट में वो ड्रेसिंग के सामने बैठ खड़ी बाल बना रही थी। बालों को जूड़े की शक्ल में बांध कर वो अशर की तरफ मुड़ी। मैं कहाँ सोऊंगी? जहाँ तुम्हारा दिल करे। अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो, ये तकिया लो और सोफे पर सो जाओ, बेड पर मैं सोऊंगी। इसकी बात पर वो तकिए लिए उठ खड़ा हुआ। तभी इसने दोबारा इससे मुखातिब किया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट सुबह मिलेगा। मुझे इल्हाम थोड़ी हुआ था कि मेरी शादी हो जाएगी जो मैं गिफ्ट पॉकेट में लिए घूमता। ओके, सुबह ये याद से ले आना, मुझे अपने दोस्तों को दिखाना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये भी बता दें गिफ्ट क्या हो? वो झुंझला कर बोला। वो कुछ भी हो चल जाएगा। ओके सुनो, लाइट बंद कर दो, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। जी मोहतरमा, कोई और हुक्म? जी नहीं, और कुछ नहीं। इसे चादर तान कर सोते हुए देखकर इसे बहुत गुस्सा आया। वो क्या क्या सोच कर आया था कि किसी भी तरह इसे मना लेगा, लेकिन इसका ये रवैया इसकी सोच से बालातर था। वो गुस्से से लाइट बंद करके लेट गया। रात को वहान ही इस हॉस्पिटल में रुकता था। समी और सीरत घर चले जाते थे। इसे सोए अभी कुछ ही पल हुए थे जब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोलकर सामने देखा तो समी था। सीरत, जल्दी से आओ, हमें हॉस्पिटल चलना है। क्यों, क्या हुआ? इसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं हुआ, शायद चाचू का ऑपरेशन हो। अच्छा, मैं बस अभी आई। इसने जल्दी से चादर ली और चप्पल पाँव में अड़सते हुए इसके साथ चल दी। जिस वक्त वो दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचे, तो सामने बैठे बेंच पर रेहान को सर झुकाए बैठे देखकर सीरत के पांव सुस्त पड़ गए। समी ने इसके करीब जाकर जब इसका कंधा हिलाया तो सीधे होते हुए समी के गले रखकर रोने लगा। इसे रोता देखकर सीरत के पाँव ने आगे चलने से इनकारी हो गए। अहान की नज़र जब सीरत पर पड़ी तो समी से अलग होते हुए इसकी तरफ बढ़ा, उसके करीब पहुंचकर इसे गले लगा लिया और दोनों हिचकियों से रोने लगे। सीरत हुमायूं की लाश से लिपट कर इतना रोई कि अहान और समी ने बहुत मुश्किल से इसे संभाला। फिर इसे कुछ पता नहीं चला किस तरह वो लोग पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने पर दादी से लिपट कर सीरत ने वो आहो बका की कि हर आंख अश्कबार हो गई। जनाजा उठाने के लिए जब सब आए तो कहीं कई दिनों के रोने और खाना पीना छोड़ने की वजह से वो दुआ करते करते पास खड़े अहान की बाजुओं में झूल गई। अहान ने इसे थाम कर दादी और अनाया के हवाले किया। दुआ को हाथ उठाएं तो दिल लरसता है कि पड़ न जाए खुद न अपनी नज़र वहाँ के जहाँ नसीब लिख गया पत्थरों के हरफों से। तकदीर की गिरफ्त में आया हुआ शख्स तकदीर से ही बचता है। तकदीर के भी बड़े अनोखे खेल हैं। तकदीर जिसे होनी भी कहते हैं, और होनी को कौन टाल सकता है। सो इसने अपने शिकस्ता हिसाब को समेट कर इकट्ठा किया, हौसलों को मुजतमा किया, बेड से उठकर वॉशरूम में गई। वो वज़ू करके लौटी तो तब भी कमरा खाली था। इसने जय नमाज बिछाकर नमाज अदा की, अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। दुआ करते करते शिद्दत गरिया से इसकी हिचकी बन गई। जन्म लिया है तो अब कई ज़मानों से हम एक तयशुदा तकदीर में मुक़य्यद हैं। इसने सजदे से सर उठाया तो दादी को अपने करीब ज़मीन पर बैठे पाया। बेटा, मशीयत खुदाबंदी है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो आया इसे एक दिन लौट कर इसके पास जाना है। सीरत पहले भी कम ही बोलती थी, लेकिन हुमायूं के जाने के बाद इसे बिल्कुल ही चुप लग गई। इसका अब इस घर में दिल नहीं लगता था। यहाँ हर तरफ इसके बाबा की यादें बिखरी थी। इसकी ज़िंदगी में बस एक काश लफ्ज़ रह गया था। काश हम कुछ वक्त पहले मिल जाते। काश मम्मा के ज़िंदा होते हुए मिल जाते। लेकिन खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलहत मसलहत पोशीदा होती है जिसे हम जैसे आम इंसान नहीं समझ सकते। इसका वजूद अब इस घर के लोगों को भी खटकने लगा था। अहान से तो वैसे भी सबका बायकॉट चल रहा था। इसका अनाया से शादी से इनकार की वजह भी सीरत को गिरदाना जा रहा था। सीरत अब अहान से कम ही मुखातिब होती थी। अगर वो खुद कोई बात कर ले तो ठीक, नहीं तो वो खुद इससे कोई बात नहीं करती थी। इसने कल रात सलमान अली और रीबा बेगम की बातें सुनी थी। सलमान इस लड़की को यहाँ से चलता करें, अब माने या ना माने, अहान ने इस लड़की को इसीलिए रिहा रखा हुआ है क्योंकि हुमायूं इससे इस लड़की को अपनाने का वादा ले चुका है और देर या बदेर अहान इस लड़की से शादी कर लेगा। और मैं एक तवाइफ की बेटी को अपनी बहू बना लूँ, ये तो कभी नहीं हो सकता। इसके बाद से सीरत ने सोच लिया था कि वो अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। इसने अखबार में मुख्तलिफ इश्तहारात देखने शुरू कर दिए थे। इसने सोचा था कि अगर इससे कोई ढंग की जॉब मिल जाए तो वो चुपचाप किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी। आज संडे होने की वजह से सब लोग सो रहे थे। सीरत पिछले सेन में रखी लोहे की पुरानी और जंगल कुर्सी पर बैठ गई। एक तरफ दरख्त पर न जाने चिड़ियाँ कुछ शोर कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। वो गौर से इस दरख्त को देखने लगी जिसमें बहुत से घोंसले बने थे। इससे इन पर रश्क आया, मुझसे बेहतरीन तो ये हैं जिनका अपना घर तो है।
इसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आकर ठहर गई। तेज धूप होने की वजह से वो पेशानी पर एक हाथ रखकर ऊपर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वो इसके आगे आकर खड़ा हो गया, किसी घने साए की तरह। थ्री पीस सूट में मलबूस, दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले, अपनी आंखें छोटी करके गौर से इससे देख रहा था। इसे देखकर वो जल्दी से खड़ी हो गई। इसने हाथ के इशारे से इसे बैठे रहने के लिए बोला और करीब ही ब्लॉक्स के बने एक बेंच पर बैठ गया। सीरत, मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन तुम इन दिनों लगता है कुछ ज़्यादा ही बिजी, तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता। मैंने कल भी तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है, और इसके बाद तुम मुझे अभी दिखाई दे रही हो। मैं कोई लंबी तमीज़ नहीं बांधूंगा, जल्द या बदेर मुझे शादी तो बहरहाल करनी ही है, इसलिए मुझे तुमसे ये कहना है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। चाचू ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मैं इनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उन्होंने आपसे कहा था कोई अच्छा सा शख्स देखकर मेरी शादी कर दें, ये नहीं कहा था कि खुद ही बली का बकरा बन जाए। जितना मैं इन्हें जानता हूँ तुम नहीं जानती, मुझे पता है कि वो क्या कहना चाहते थे। और हाँ, शाम तक तैयार रहना, आज हमारा निकाह है। मैंने घर में भी सबको बता दिया है। चलता हूँ, मुझे भी एक ज़रूरी काम से जाना है। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ गया। वो हैरान होकर इसे देखने लगी, कैसा अजीब शख्स है, शादी की ऐसे बता रहा है जैसे कह रहा हो हम शाम को साथ डिनर करेंगे। थोड़ा सा आगे जाकर वो वापस आया। हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। तुमने कल जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था, इसके लिए तुम सूटेबल नहीं हो। भला मेरी बेबी ही मेरी सेक्रेटरी की जॉब करे, अच्छा नहीं लगता। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तुम पाताल में भी जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सारा दिन वो घर वालों से छुपकर कमरे में बंद रही। जूं ही शाम ने अपने पर फैलाए, इसके हाथ पांव फूल गए। हराहट पर वो चौंक जाती। इसकी तो ये हालत थी जैसे किसी कैदी का आज आखिरी फैसला आ रहा हो, और इसे यकीन हो कि इसे उम्र कैद से सुनाई जाएगी। रात 8 बजे के करीब इसे अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट महसूस हुई, और चंद सेकंड के बाद नया कमरे में दाखिल हुई। इसने आते ही जरतार दुपट्टा इसको उड़ाया और डोरवा कर दिया। बस चंद मिनटों का खेल हुआ था। इसने अपने जुमला हकूक अहान सलमान अली के नाम लिख दिए। अनाया ने खुश दिली से इसे गले लगाया, जबकि वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ इसके चेहरे पर कुछ दुख ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसके खदशात को समझते हुए वो आगे बढ़ी और इसका हाथ थाम कर इसे बेड पर बिठाया, और खुद भी आलती पालती मारकर इसके सामने बैठ गई। तुम चाहती हो मैं दुखी हूँ, जो ऐसे घूर घूर कर मेरे चेहरे पर दुख ढूंढ रही हो। जानती हो मैं हान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसकी वजह से वो मुझे मिला है। जो मेरी ज़िंदगी है, जिसके बेवफाई की सुनकर मैंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन जानती हूँ इसकी दुआओं की वजह से मैं बच गई। अगर हान ना होता तो मैं इसे सारी ज़िंदगी एक धोखेबाजी समझती रहती। इसके मेरे दरमियान स्टेटस आड़े आ गया था। कभी कभी माँ बाप ना अपने बच्चों को खुशियाँ देने की कोशिश में इनका बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं, कि नहीं पता ही नहीं चलता। माँ बाप औलाद का बुरा नहीं चाहते, बस वो जो भी करते हैं औलाद की मोहब्बत में ही करते हैं। मेरे बाबा ने भी ऐसा ही किया, और मेरे लिए अशर को छोड़कर हान जैसा वेल सेटल्ड बिजनेसमैन के साथ रिश्ता जोड़ा। अशर मेरे बाबा की फैक्ट्री में एक मामूली मुलाजिम था, लेकिन मैं नाया चौधरी इस मामूली से आदमी को दिल दे बैठी। मेरे बाबा का ख्याल था मैं इसको खूबसूरती और पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गई हूँ। वो मोहब्बत को मानते ही नहीं थे। इनका ख्याल है अब जब पेट जेब खाली हो तो मोहब्बत कैसे सानवी रह जाती है। इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि इसकी मंगनी किसी कज़न से हो गई है। मुझसे वो सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि वो अपनी गुर्बत मिटा सके, और मैंने भी इनकी बात पर यकीन कर लिया। मैं भी अकल की अंधी थी, कुछ भी सोचा समझा नहीं, बस इनकी बात पर यकीन कर लिया। शायद हर बेटी अपने माँ बाप पर इतना ही यकीन रखती है। ये मेरे हाथ में अंगूठी देख रही हो, ये देखने में बहुत मामूली है, लेकिन तुम मेरे दिल से पूछोगे दिन में जितनी बार इस पर नज़र पड़ती है, इस शख्स से मेरी मोहब्बत में इजाफा होता है। जानती है मेरी उंगली में पहनाते हुए इसने क्या कहा? ये तुम्हारे शाया निशान तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इज्जत हर चीज़ से मुकद्दम रखूँगा। तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम हान के साथ नई ज़िंदगी गुजारने जा रही हो। इस नई ज़िंदगी में किसी शक शुबे को अपने दिल में जगह ना देना। वो तुम्हारे लिए बहुत से मुहाज पर लड़ा है, इसलिए तुम इससे लड़कर इसे कमज़ोर ना करना। वैसे एक बात बताऊं, अगर मेरी ज़िंदगी में शर ना होता तो मैं किसी कीमत पर भी हान को तुम्हारे लिए ना छोड़ती। आखिरी बात इसने शरारतन कही थी, और इसकी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दी। 2 दिन तो सुकून से गुजरे। इसका ना खाना नाश्ता इसके कमरे में पहुंच जाता था। इसे अब घर वालों की फिक्र नहीं थी, लेकिन इसे हान का सामना करने में हिचकिचाहट थी। वो ईशा की नमाज अदा करके उठी, तभी दौड़ दौड़ ना करके वो अंदर दाखिल हुआ। इस पर एक तायराना नजर डालकर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या मसला है? 2 दिन से कमरे में क्यों बंद हो? कोई मसला नहीं, इसने उंगलियां चिटखाते हुए दूसरी तरफ झुक करके जवाब दिया। इसने इसके सरापे पर एक नज़र डाली, जो ब्लैक कलर के सादा से कपड़ों में बड़ी सी ब्लैक चादर लिए इसे नमाज के स्टाइल में रखे मुंह मोड़े खड़े थी। अहान आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़ कर बाहर निकल गया। वो इसका हाथ पकड़े जिस वक्त डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, सब लोगों ने खाने से हाथ रोककर इन दोनों को देखा। अहान ने चेयर घसीट कर पहले सीरत को बिठाया और फिर खुद इसके बराबर बैठ गया। क्या लोगी? कुछ भी।
अंधा के जाने दो आंखें। फारिया ने इसका कुछ भी कहने पर तंज किया। अहान ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। वो खामोश होकर नजरें झुका गई। इसकी बात का मतलब समझती सीरत अहान के सामने मजीद शर्मिंदा हो गई। बिरयानी दे दें। वो अटक अटक कर बोली। इसकी बात पर वो सर हिलाता हुआ इसकी प्लेट में बिरयानी निकालने लगा। अहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सलमान अली ने इस पर नजरें जमाए कहा। बोले, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे तीनों फैक्ट्रियों का चार्ज वापस लेना चाहता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने सिमी को दे दिया है। तुम खाना खाकर इन कागजात पर साइन कर देना। कल से तुम्हें फैक्ट्री आने की ज़रूरत नहीं है। ओके। इसके इतने आसानी से मान लेने पर सलमान अली हैरान रह गए, जबकि सीरत को अब अंदाज़ा हुआ था कि इसकी वजह से इसके लिए कितने मसाइल पैदा हो गए थे। खाने के बाद कागजात पर साइन करके वो सीरत का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में ले आया। सीरत चेयर पर बैठी अहान की कार्रवाई मतला कर रही थी जो पिछले आधे घंटे से वार्डरोब में कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद इसने अपनी मतलूबा चीज़ बरामद की और उसे लेकर साइड पर रखे दीवान पर बैठ गया। वो एक ब्लैक कलर की फाइल थी। इसके बाहर जली हरूफ में हान सलमान अली लिखा था। वो काफ़ी देर इसके वर्क उलट पलट कर देखता रहा। फिर इसने एक मोबाइल में कोई नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, कैसे हैं आप? मैंने आपको बताना था मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ। नहीं, मीटिंग कोई नहीं है। आप ऐसे करें कि जफ़र से कहिएगा कि वो अपनी बीवी से घर की सफाई करवा दे। ओके, फिर कल मिलते हैं। कॉल बंद करके इसकी नज़र सीरत पर पड़ी। अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो? जी, मैं जाऊँ यहाँ से? अरे मेरा ये मतलब नहीं है। अच्छा आओ मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़े इसे वार्डरोब तक लाया और इसे खोल कर एक सादा सा सूट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। तुम चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। वो कपड़े बाथरूम में हाथ में लिए बाथरूम में घुस गई। वो थोड़ी देर के बाद बाहर निकली तो हाँ ने इसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और बेड पर अपने करीब इसके लिए जगह बनाते हुए इसे बैठने के लिए कहा। वो इसके करीब बैठने में मुतामिल थी जब इसने हाथ पकड़कर इससे अपने करीब बैठाया। देखो सीरत, मुझे कुछ वक्त चाहिए। चाचू का ऐसा अचानक चले जाना और फिर घर वालों का रवैया मैं उलझ कर रह गई हूँ। तुम जानती हो मुझे अब कारोबार में भी नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। समझो कि अब मुझे ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे तुमसे शादी के फैसले पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए इस नए रिश्ते को अपनाने के लिए। तुम मेरा साथ देना और जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे अपने साथ पाओगी। सुबह हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ मेरा अपना घर भी है और फिर मैं अब आगे काम वहीं से शुरू करूँगा। सुबह 8 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तुम अपनी पैकिंग कर लो। अशर को लग रहा था इसकी ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून है। वो 5 बजे घर लौट आता था। आज भी हस्बे मामूल वो घर लौटा तो नया से कहीं नजर ना आई। वो इसकी बाबत पूछने के लिए किचन में माँ के पास आया तो सामने का मंजर इसके लिए खुशगवार हैरत के लिए था। जहाँ नाया सूफिया बेगम की मैयत में रोटी बना रही थी और साथ ही इसके रोटी डालने के बाद रोटी की शक्ल देखकर दोनों के कहके गूंज रहे थे। अनाया ने हंसते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो इसकी हंसी को ब्रेक लग गई। जहाँ अशर खड़ा हैरान नज़रों से इसे काम करता देख रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी से रोटी दें। अनाया ने जल्दी से इसके लिए सालन निकाला और रोटी इसके आगे रख दी। सोफिया बेगम नमाज के लिए चली गई और नाया इसके सामने बैठकर पुरशौक निगाहों से इसे खाना शुरू करते देखने लगी। पहला लुकमा लेते ही ईश्वर को दिल किया कि वो वापस उगल दे, लेकिन जब नज़र नाया पर पड़ी तो मुस्कुराकर इसे हाथ के इशारे से बहुत अच्छा किया नवीद दी, जिस पर वो बहुत खुश हो गई और आगे बढ़कर इसकी प्लेट से ही एक निवाला लिया और अगले ही लम्हे डस्टबिन पर झुक गई। इसकी आंखों में पानी आ गया। इसने मुड़कर रगबत से ईश्वर को खाते देखा और इसके आगे से सालन उठा लिया। क्या कर रहे हो? ये कोई खाने के काबिल है जो तुम खा रहे हो? सॉरी ईश्वर, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। तुमने आज सालन में नमक डाला है या नमक में सालन बनाया है? इसको पहले ही रोना आया था अशर की इस बात पर। बिन बरसात बारिश होने लगी। अरे प्लीज़ प्लीज़ रोना नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, ये खाना वाना बनाना मैं रोज़ बाहर से ले आऊँगा, लेकिन प्लीज़ रोना नहीं। इसे दौड़ते देखकर इसकी अपनी शक्ल रोने वाली हो गई। इसकी हालत देखकर अनाया रोते हुए हंसने लगी। सीरत की आंख आज 7 बजे के करीब खुली तो कमरा खाली था। वो हड़बड़ा कर उठी। इसका और रहान का सामान कमरे में नहीं था। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो वो टांग पर टांग से चढ़ाए सोफे पर बैठा था। सीरत को देखकर इसने कलाई में बंदी घड़ी पर नजर डाली। कितना टाइम और लगेगा तुम्हें? वो नॉर्मल अंदाज में बोला, बस 10 मिनट। ओके, मैं नीचे नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ, जल्दी आ जाना। इसने सिर्फ इस बात में सर हिलाया, तेज तेज हाथ चलाने लगी। बाल सुलझाकर इन्हें पोनी में मुकैद किया और बड़ी सी वाइट कलर की चादर लेकर बैग कंधे पर डालती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इसे सीढ़ियों से उतरते देखकर वो भी उठ खड़ा हुआ। अहान के सामने मरीना ने सीरत पर एक सुलगती नजर डाली और अहान से मुखातिब हुई, अहान, अगले हफ्ते समी और ज़ारा की मंगनी है, तब तक रुक जाते बेटा। नहीं माँ, मुझे वहाँ बहुत सारा काम है। लेकिन अहान, मरीना जाने दो इसको। सलमान अली की आवाज़ किसी भी एहसास से खाली थी। वो माँ की पेशानी पर लब रखे और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सीरत ने दोनों को अल्लाह हाफिज़ कहा तो दोनों ने ही मुंह मोड़ लिया। वो बहुत जल्दी से बाहर निकल आई। सामने हानि से गेट से जब जाता दिखाई दिया। वो इसकी मैयत में बाहर निकली तो वो टैक्सी का दरवाज़ा वाकई इसके इंतज़ार में खड़ा था। इसके बैठने के बाद वो भी इसके मुकाबिल बैठा और दोनों ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखा और ड्राइवर ने आगे गाड़ी बढ़ा दी। तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही खुददार है। इस घर की गाड़ी में एयरपोर्ट तक जाना भी गवारा नहीं किया। विंडो से देखते सलमान अली ने अपनी जोजा को मुखातिब किया जो इसके सर जाने पर सर झुकाए आंसू बहा रही थी। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। न जाने वो कौन सी मनूस गड़ी थी जब ये लड़की हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई थी।
मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हुमायूं खुद तो चला गया इस मनूस को मेरे बेटे के सर पर थोप के। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से घर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 2 घंटे लग गए थे। सीरत का ख्याल था कोई छोटा मोटा फ्लैट होगा, लेकिन पोश इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर था। अहान के लाहौर वाले घर जितना बड़ा वैसा ही खूबसूरत। वो टैक्सी से उतरे तो वो चौकीदार भाग कर आ गया और अहान के हाथ से सामान लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। घर के अंदर दाखिल हुए तो एक साइड पे गैराज था जिसमें 2 गाड़ियां खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन था जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे थे। एक साइड पे बोगन वेलियाँ घर के दूसरे पोर्शन तक जा रही थी, जहाँ बजा बोगन विलिया के फूल गिरे पड़े थे। हान ने इसके चेहरे पर खुशी और इश्तियाक की मिली जुली कैफियत देखी तो मुस्कुरा दिया। हान ने इसके चेहरे पर शौक खुशी और इश्तियाक की मिली जुली कैफियत देखी तो मुस्कुरा दिया। कैसा लगा घर? बहुत खूबसूरत, मेरे ख्वाबों जैसा। क्या ये हमारा घर है? इसके इस मासूम सवाल पर वो मुस्कुरा दिया। हाँ, हमारा घर है, तुम्हारा और मेरा। अब उसका हाथ पकड़कर अंदरूनी तरफ ले गया और सीरत ने घूम फिर कर अगले 10 मिनट में पूरा घर देख चुकी थी। मैडम, अगर घर देख लिया है ना, अब मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाओ। कॉफ़ी? जी कॉफ़ी। वो किचन की तरफ बढ़ गई और ठीक 10 मिनट के बाद 2 कप ट्रे में रखे बाहर आए। एक कप इसने खुद लिया और दूसरा कप बहान के आगे रख दिया। इसे तजस्सुस हुआ, वो इतनी आसानी से मान गई और इतनी जल्दी कॉफ़ी बना के भी ले आई। इसने आगे होकर कप उठाया तो देख कर एक नज़र कप पर डाली और दूसरी सीरत पर जो मज़े से कप लबों से लगाए से देख रही थी। ये क्या है? अहान ने कप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये वो आगे बढ़ी और झुककर इसके कप में देखा। इसे चाय कहते हैं जी। वो मुझे नज़र आ रहा है, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? बड़ी मासूमियत से आगे से फिर से सवाल आया था। दिस इज़ नॉट फेयर, तुम जानती हो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये तो तब सोचना था ना जब मुझे कह कर गए थे कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, शाम को हमारा निकाह है। सीरत, मुझे कॉफ़ी चाहिए। किचन इस साइड पे है, वो उंगली से इशारा करती हुई बोली। और वो इसे घूरते हुए चाय के छोटे छोटे सिप लेने लगा। और आज इसे चाय इतनी बुरी नहीं लग रही थी। इसे चाय पीते देख कर वो उठी और किचन की तरफ बढ़ गई और वापस लौटी तो इसके हाथ में एक और कप था। वो हान के करीब आई और इसके हाथ से चाय का कप लेकर इसके हाथ काफ़ी का मग दिया और वो हैरान इसे देख रहा था। ये क्या था? ये आपका टेस्ट था कि क्या आप कभी मेरी पसंद को भी अपना सकते हैं? अच्छा, अभी भी कोई शक है क्या? जी नहीं, शक तो पहले भी नहीं था। हान ने इसे बाजुओं के सार में लेते हुए अपने करीब किया। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ये चाय का कप मेरा और ये कॉफ़ी तुम्हारी। क्या? जी क्या क्या नहीं, अभी ये कॉफ़ी का कप पूरा तुम पियोगी। वो इसके हाथ से कप लेकर पूरे पूरे मुंह बनाने लगी। इसकी शरारत इसी पे भारी पड़ गई थी। वो कॉफ़ी का कप लिए हाथ में लिए सेन में चली आई। इसने कुर्सी घसीट कर छाँव में रखी और बोगनवेलिया के नीचे बैठ गई। कहीं फूल शाखों से अलग होकर इस पर आ गिरे। इसे इस गोशे में बैठना बहुत अच्छा लगता था और जब फूल इस पर आकर गिरते तो वो इसे अपनी ज़िंदगी की तरह खूबसूरत लगते। पिछले 1 साल से इसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी कि इसकी पिछली तमाम महरूमियों का खात्मा हो गया था। आहान ने इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी थी। इसे कभी ज़ुबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्रांडेड कपड़े, बैग, जूते, वॉच, गोल्ड की ढेर सारी ज्वेलरी, सब की तो इसने कभी ख्वाहिश ही नहीं की थी। इसने तो बस एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी की ख्वाहिश की थी। ऐसी आसाइशात की इसे कोई ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने इसकी वो हसरतें भी पूरी की थी जिसका इसने कभी सोचा भी न था। मॉफ कलर का ब्रांडेड सूट जिसमें नेवी ब्लू धागे का काम किया हुआ था, कलाइयों में कंगन, नाक में डायमंड, नोज पिन, हाथों में बेशकीमत अंगूठियां और पाँव में ब्रांडेड जूती पहने। वो कहीं से भी पहले वाली सीरत नहीं लग रही थी। इसने चाय छोड़कर कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी थी और हान ने चाय पीनी शुरू कर दी थी। दोनों एक दूसरे की पसंद में ढल गए थे। इसे लगता था हान के बगैर इसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, इसकी ज़ात इसके साथ के बगैर नामुकम्मल है। तभी इसकी गाड़ी का मखसूस हारन बजा और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। इसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पार्क करता वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब चला आया। इसे बाहों के घेरे में लेकर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। वह रोज़ाना सुबह जब घर से निकलता शाम को लौटता तो इसका मामूल था। वह सीरत को अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत का एहसास दिलाता था और वो आंखें बंद करके इस एहसास को आब हयात की तरह अपने अंदर उतारती। डियर वाइफी, क्या किया आज सारा दिन? कुछ भी नहीं, सिर्फ आराम किया और आपके लिए अपने हाथों से डिनर तैयार किया है। अच्छा, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। ओके। खाने के बाद वो दोनों लॉन में चहलकदमी करते थे और ये इनका मामूल था। दोनों एक दूसरे को सारे दिन की छोटी छोटी बातें शेयर करते। इस लॉन में लगे फूल पौधे इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते। आज भी वो हस्मे मामूल सेहन में निकल आए। सीरत, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? जानती हो, आज पापा की कॉल आई थी। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की बात है। उन्होंने हम दोनों को लाहौर बुलाया है। अगले हफ्ते समी की शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। कल नहीं तो परसों तुम तैयार रहना, हम शादी के लिए शॉपिंग करेंगे। इसकी एक्साइटमेंट देखकर वो भी खुशी से मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में
गिरासी थी गिरासी थी। ना जाने इसके साथ सबका रवैया कैसा होगा। हान इन दिनों बहुत खुश था और इसकी खुशी का ये आलम था कि वो आजकल सीरत को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसकी हर बात अपने घर से शुरू होकर अपने घर पर ख़त्म होती थी। और तब सीरत को एहसास हुआ कि शायद इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी। वो इसके साथ खुश तो था लेकिन वो अपने घर वालों को बहुत मिस करता है। वो दोनों शॉपिंग पर गए। पहली बार हाने से एक बार भी नहीं पूछा कि वो भी कुछ लेगी। इसने घर के हर फर्द के लिए शॉपिंग की थी और सीरत को इसका खुद को नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसे लगा शायद वो इसकी मोहब्बत और तवज्जो की इतनी आदी हो गई है कि इसका अपने घर वालों के लिए फिक्र करना इसे बुरा लग रहा है। और आज की रात पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े सो रहे थे। ये इनके रिश्ते में पहली खलीज थी और हर गुजरते दिन के साथ ये खलीज घटने की बजाय बढ़ने वाली थी। घर से निकलते हुए सीरत को न जाने क्यों रोना आ रहा था। इसे लगा शायद वो अब दोबारा कभी यहाँ ना आ सके। गजरा ये घर इसके लिए इसकी जन्नत था और ये जन्नत इससे छीनने वाली थी। सीरत ने घर से निकलने से पहले जफर और उसकी बीवी को घर का बहुत सा ख्याल रखने की ताकीद करते हुए निकली। हाँ ने बिजनेस का सारा काम फारूक साहब के हवाले करके वो दोनों वहां से रवाना हो गए। जिस वक्त वो दोनों लाहौर पहुंचे रात के 2 बज रहे थे। टैक्सी से उतरकर हान इसे बाहर ही छोड़कर भागने के अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। सीरत मरे मरे कदमों से इसके पीछे अंदर दाखिल हुई। सब लोग इससे बहुत खुश दिली से मिले थे। सीरत के साथ सबका रवैया बस लिया दिया सा था। सब हान के गिरद जमा थे। इसे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा और वो खुद एक सोफे पर टिक गई। इसने हान की तरफ देखने से गुरेज किया क्योंकि वो बर्दाश्त की आखिरी हदों पर थी। खाना लगा तो फारिया और मरीना बेगम ने हान को दोनों बाजू से थाम कर खाने की टेबल तक ले गई। सीरत सबके बैठने के बाद भी इंतजार करती रही कि शायद हान को इसकी याद आ जाए, लेकिन वो तो अपनों में गुम था। इसे सीरत हमायों कहाँ से याद आती। सीरत के लिए ये दिन किसी इम्तिहान से कम ना थे। किचन का सारा काम इसे सौंपा गया था। हान सुबह इसके जागने से पहले घर से निकल जाता और रात के जब वो अपने काम करके जाती तो वो सो चुका होता। इसे लगा वो इसे भूल रहा है। कराची से सफ़िया, चिच्ची और उनकी बेटी सारा भी आ गई थी। वो इन्हें लेने एयरपोर्ट गया था। जिस वक्त वो इन्हें लेने घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसकी नज़र डाइनिंग पर खाना लगाती सीरत पर पड़ी। उसे याद आया कि आज इसने कहा था कि इसे कुछ शॉपिंग करनी है और वो घर से निकल कर इसकी बात को सिरे से भूल ही गया। वो एक्सक्यूज़ करने के लिए इसके साथ की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही मरीना बेगम इसके रास्ते में आ गई। हान बेटा, वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो इससे बाद में बात करने की सोचता हुआ अम्मा के साथ आगे बढ़ गया। सीरत ने अपनी पलकों पर अटके आंसू को दुपट्टे के कोने से साफ किया और बोझल दिल से बाकी काम निपटाने लगी। खाने के टेबल पर आज बहुत दिनों के बाद हान को महसूस हुआ कि सीरत कहीं नहीं है। वो इसे ढूंढता हुआ किचन में आया जहाँ वो दादी के लिए बरेजी खाना बना रही थी। तुम क्या कर रही हो? यहाँ चलो चल के खाना खा लो। इसने अपने शोर की मासूमियत पर गुस्सा आया, जिससे इतने दिनों बाद मैं भी ये नहीं पता चल सका कि इसकी बीवी को तो सारा वक्त किचन में ही गुजरता है। आप खाएं, मैं दादी को खाना देकर आती हूँ। वो थोड़ी देर खड़ा इसे देखता रहा, लेकिन इसे अपने काम में मगन देखकर वो बाहर निकल गया। इसके बाद इसका सारा ध्यान इसकी तरफ ही रहा, लेकिन वो इसे नजर नहीं आई। कमरे में आकर वो इसका इंतजार करने लगा। नींद का गलबा सख्त गलबा होने के बावजूद वो सर झटक कर जागने की कोशिश करने लगा। इसे इन दिनों न जाने क्या था, वो कमरे में आते ही सो जाता। बहुत कोशिश के बावजूद वो जाग नहीं सकता था कि दरवाजे के बाहर खटपट की आवाज़ सुनकर वो बेड के साथ टेक लगाते हुए सीधा होकर बैठ गया। दरवाजे से अंदर दाखिल होती सीरत को इसे जागते देखकर खुशगवार हैरत हुई। तुम इतनी देर से क्यों आई हो कमरे में? मैं तो रोज़ ही इस वक्त आती हूँ। वो खड़े हुए अंदाज में बोली। तुम मुझसे नाराज़ हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? यार आई नो इन दिनों मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका, लेकिन तुम भी तो सोचो कि मैं कितने अरसे के बाद घर वालों से मिला हूँ। ओके लाइट बंद कर दे, मुझे नींद आ रही है। सीरत, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मुझे भी नींद आ रही है। हाँ ना, अपनी वकालत फिर कभी सुनाएगा। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? इसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए इसने उठाकर बिठा दिया था। तो किस लहजे में बात करूँ? तुम मेरे घर वालों से इस कदर जेलस होती हो सीरत के तुम्हें मेरा इनसे 2 दिन हंसकर बोलना भी नागवार गुजर गया है। इसके इल्ज़ाम पर वो शशदर इसे देखने लगी। जानती हो, तुम्हारे लिए मैं इन सबको छोड़कर चला गया था। गलत किया था आपने, नहीं छोड़ना चाहिए था, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तो वो गलती अब सुधार लें। एक ज़ोरदार तमाचा सीरत के मुंह पर पड़ा था। वो मुंह पर हाथ रखे हक्का बक्का इसे देखने लगी। हान ने अपनी जगह से खड़ा होकर अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। इसमें सीरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई एम सॉरी सीरत, मुझे तुम्हारी बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बस ये शादी ख़त्म होने दो, हम लोग अपने घर लौट चढ़ेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करके मुड़ा तो कमरा खाली था। वो न जाने कब वहाँ से जा चुकी थी। वो दोनों हाथ बालों में फंसाए बेड पर बैठ गया। मुझसे मेरी आंखों से ओझल हुआ न जब सूरज था मेरे सर पर, मगर रात हो गई। वो सर था मैं काफ़ी देर बैठा रहा। बहुत कोशिश के बावजूद वो खुद में इतनी सकत नहीं पा रहा था कि वो उठकर सीरत के पीछे जा सके, और फिर बैठे बैठे इसका दिमाग कनूदगी में चला गया। दोबारा जिस वक्त इसकी आंख खुली, सूरज सवा नेज़े पर था। काफ़ी देर कसरबंदी से वो बेड पर पड़ा रहा। खटपट की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा तो सीरत अलमारी में सर दिए कुछ ढूंढ रही थी। इसे देखकर इसकी सारी हिस्सियात जाग उठी और वो तेज़ी से उठकर बैठ गया, और उससे भी तेज़ी से सीरत ने दरवाजे की तरफ मुड़ी और इसके पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा ठक की आवाज़ के साथ बंद हो चुका था। वो शावर लेकर चेंज करके नीचे आया
तो इसे इसकी एक झलक किचन के दरवाजे से ही नजर आई। वह सीधा किचन की तरफ बड़ा सीरियस उठती मरीना बेगम ने अहान को अपने पास बुलाया, लेकिन वो इनकी आवाज़ नज़रअंदाज करता किचन में चला जहाँ वो लंच की तैयारी में मसरूफ़ थी। वो कबर्ड के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया। सकीना भी आपके साथ जो दूसरी मुलाजमा होती थी वो नूरी, वो किधर है? साहब वो भी इधर ही हैं जी। वो जी नूरी और शराफत मिलकर घर की सफाई करते हैं। ठीक है, आप नूरी को अपने साथ किचन में काम पर रखें और शराफत को बोले मैं शादी तक अपने दोनों भाई को भी ले आए काम पर। लेकिन साहब बड़ी बीबी जी ने मना किया है कि नूरी किचन के काम नहीं करेगी। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो करें। और हाँ, अभी 2 गिलास जूस बना दे। सीरत बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ थी, लेकिन इसका सारा ध्यान इसकी बातों की तरफ था। अपनी बात मुकम्मल करके वो आगे बढ़ा और सीरत का हाथ पकड़ता इसे घसीटता हुआ अपने साथ बाहर लाया। फेंकने के अंदाज में हाल में मौजूद सोफे पर इसे बिठाया। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेता इससे वापस अब पहले वाली पोजीशन में बिठा चुका था। एक हाथ से इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिए, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े किसी से बात करने में मसरूफ था। सीरत सबकी मौजूदगी में शर्मिंदा सी सर झुकाए बैठी थी सब, जबकि समीर ने गला खंखार कर हान को इशारे से पूछा ये क्या है। और इसकी बात पर इसने मुस्कुराकर सीरत को देखा जो शर्मिंदा सी नजर आ रही थी। मरीना बेगम की आंखों में चिंगारियां सी भरी थी। उन्होंने सारा को इशारे से अहान के पास जाने को कहा। अहान मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, प्लीज़ मुझे ले चलो। सारा ने बड़ी लजाजत से अहान का हाथ पकड़ते हुए इसे कहा। सारा तुम ऐसा करो, मम्मा की गाड़ी ले जाओ, साथ फारिग को ले जाओ। मैंने आज अपनी वाइफी को शॉपिंग करवानी है। यहाँ आकर पहली बार इसे सीरत के लिए इस तरह से पोजेसिव देखकर फारिया और मरीना बेगम हैरान थी। इसका ख्याल था कि वो इन दोनों में ताल्लुकात ना होने के बराबर है। अहान का इसके हवाले से लापरवाह सा अंदाज और सीरत का भी इससे खिंचा खिंचा सा रवैये से इन दोनों को ने कुछ और ही अखज़ किया था। अच्छा चलो मैं तुम दोनों के साथ ही चलती हूँ। नहीं यार, हमें प्राइवेसी चाहिए, तुम किसी और के साथ चली जाओ। और इसकी इस बात पर सबका मुंह खुल गया। वो तो बहुत केयरिंग था, सबका दिल रखने वाला, और आज तो इसने हद ही कर दी थी और ये इस बात सबको चुभ रही थी। जबकि एक तरफ ये सब कुछ देखती दादी मुतमईन हो गई थी जी, क्योंकि जिस तरह रात को सीरत रोते हुए इनके कमरे में आई थी वो तो बहुत परेशान हो गई थी। गोगे इसने इन्हें रोने की वजह पूछने पर एक लफ्ज़ भी नहीं बताया था। जाओ चेंज करके आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ने सिर का हाथ छोड़ते हुए इससे जाने के लिए कहा। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सारा को ले जाएं। तुम्हें जो कहा है वो करो। इस बार वो सख्त लहजे में बोला। इसे भेजकर वो सबसे एक्सक्यूज़ करता हुआ बाहर निकल आया, जहाँ समी खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। अच्छा किया है तुमने, मैं तुम बहुत दोनों से देख रहा था, तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर से नजर आते थे। क्या तुमने इससे शादी सिर्फ वादा चाचू से निभाने के लिए किया? भाई अगर तुमने ऐसा किया है तो ये तुमने इसके साथ और अपने साथ भी गलत किया है। हाँ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब इसे समी के पीछे वो खड़ी नजर आई, कासनी कलर के कपड़े पहने, साथ कंधों पर सफ़ेद चादर डाले। वो बहुत डल लग रही थी। चलें, आहान ने इससे पूछा और इसे चलें आहान ने इससे पूछा और इसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठकर इसने सीरत के चेहरे पर एक नज़र डाली और इसके मुरझाए चेहरे की वजह इसने अपने रात के रवैये की वजह जाना। शाम में मेहंदी थी, इसलिए इससे शॉपिंग करवा कर इसे पार्लर छोड़कर वो घर आ गया और ड्राइवर को रात ठीक 9 बजे सीरत को पार्लर से पिक करके हाल में पहुंचाने का कहा। वो हाल में पहुंचा 10 बजे के थे। फ़ारूक साहब से वीडियो कॉलिंग में एक मीटिंग की वजह से वो लेट हो गया था। ब्लू कलर के कमीज शलवार में मलबूस वो अपनी असली मगरूर अंदाज में महफिल की जान लग रहा था। हर लड़की की नज़र इस पर थी और वो जिसे ढूंढ रहा था वो एक कोने में छुपकर बैठकर इसे देख रही थी। हमको मालूम नहीं मोहब्बत के तकाजे, लेकिन हमने तेरी बातों के अलावा हर बात भुला रखी है। अहान ने करीब से गुजरती अनाया को रोककर सीरत के मुतालिक पूछा तो इसने बताया कि वो अभी तो इधर ही थी। तभी दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर लाकर बिठाया गया। ज़ारा के लबों पर धीमी मुस्कान थी, अपनी चाहत को पा लेने की अलग ही चमक जो इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो जब तक इससे इसके पीछे भागती रही वो इससे दूर भागता रहा, और जब इसने सब कुछ छोड़कर अल्लाह से लो लगाई तो वो भी इसकी तरफ लौट आया। कुछ खाने के बाद सब लोग स्टेज पर जमा हो गए। अहान सीरत को ढूंढता स्टेज में मौजूद हर चेहरे में इसे तलाशने लगा और फिर इसकी तलाश ख़त्म हुई। इसे सामने लगे कदावर शीशे में वो नज़र आई। दादी की ओर में से छुपकर इसे देख रही थी। अहान के चेहरे पर एक जानदार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। ग्रीन कलर के लहंगे और गोल्डन कलर की काम वाली शर्ट पर बड़ा सा ग्रीन दुपट्टा कंधों पर फैलाए, शानों पर फैलाए, बालों की फ्रंट चुटियाँ बालों की फ्रंट चुटियाँ बनाए, हाथों में भर भर कर कांच की चूड़ियाँ डाले गई थी। अहान ने आईने में इसका तफसीली जायज़ा लेकर अपने बाई जानिब बैठी दादी की तरफ मुड़ा और इनके पास पहुंचकर इनके गले लग गया। इनके कंधे पर सर रखे सीरत के चेहरे को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए इसने एक आंख दबाई तो वो सिर पटाकर इधर उधर देखने लगी, जबकि वो सीधा होता हुआ इसके सामने मौजूद चेयर पर बैठ गया। स्टेज पर लड़कियों और लड़कों में शेर व शायरी का मुकाबला जारी था, जबकि हान सीरत के चेहरे को नज़रों के आसार में लिए कहीं और ही खोया हुआ था। इसे कुछ होश नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। सबकी हुटिंग पर इसने मुड़कर देखा जहाँ लड़के मुकाबले में हार रहे थे।
अहान ने इनका साथ देते हुए एक शेर पढ़ा, मुझसे नफरत वाजिब है, ना करोगे तो मोहब्बत हो जाएगी। अब की बार लड़कों की तरफ शूटिंग हो रही थी, तभी अहान के हाथ से माइक सीरत ने लिया। मुझे लहजे समझ आते हैं, अपने अल्फाज को तरतीब न दे। इसके शेर पढ़ने पर लड़कियां इसे खींचती हुई अपनी तरफ ले गईं, जबकि अहान लड़कों को ज्वाइन कर चुका था। वो नहीं भूलता जहाँ जाऊं, हाय मैं क्या करूं कहाँ जाऊं। अहान अपने जज्बात को अल्फाज का रूप दे रहा था। लोग मतलब से पास आते हैं, हम नहीं किसी के मतलब के। सीरत के इस शेर के बाद अहान थोड़ी देर के लिए चुप सा हो गया। सब लड़कों की नज़रें इस पर टिकी थी। कुछ पल का साथ देकर तुमने पल पल के लिए बेचैन रखा। सीरत को इस बात अब इस पर गुस्सा आ रहा था। याद आएंगी गफलतें तुमको, तुम्हें दुख ना होने का बड़ा दुख होगा। ध्यान रहे रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। इन दोनों के हर शेर के बाद दोनों तरफ से ज़बरदस्त शूटिंग हो रही थी। मैं वहाँ हूँ जहाँ जहाँ तुम हो, तुम करोगे कहाँ कहाँ से गुरेज। सीरत को खामोश देखकर हान की तरफ से एक और शेर आया था, मेरा सोचना तेरी ज़ात तक, मेरी गुफ्तगू तेरी बात तक। न तुम मिलो मुझे जो कभी, मेरा ढूंढना तुझे पार तक, कभी फुर्सतें जो मिले तो आ मेरी ज़िंदगी के हसार तक। मैंने जाना कि मैं तो कुछ भी नहीं तेरे पहले से तेरे बाद तक। अहान के शेर के साथ ही महफिल बर्खास्त हो चुकी थी। लड़के ये मुकाबला जीत चुके थे। अहान स्टेज से उतरकर अशर के साथ एक टेबल पर आकर बैठा। अशर काफ़ी देर इस पर नजरें जमाए देखता रहा। हान ने इसे ऐसे तकते देखा तो झुंझला गया। क्या है यार, ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा चल अब जल्दी से बोले, क्या था? तेरे और सीरत के दरमियान सब कुछ ठीक है ना? गधे, भाभी है तेरी। सीरत सीरत क्या लगा रखी है? पहले वो मेरी बहन है, भाभी बाद में बनी है। अच्छा मैं तेरा दोस्त पहले बना हूँ और वो तेरी बहन बाद में बनी है। अच्छा मुझे बातों में लगाकर तो असल बात नहीं छुपा सकता। कुछ भी नहीं यार, सब कुछ ठीक है। अहान मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ क्या हुआ है। अहान ने इसकी तरफ देखा और इसे रात होने वाली सारी बात बता दी। अहान तुमने इस पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया है। हाँ जानता हूँ गलत किया है, लेकिन यार मेरे मुंह में गुस्से से अगर कुछ निकल भी गया था तो इसे ही क्या कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैं अपनी गलती अब सुधार सकता हूँ। मैं इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो बेचारगी से उठकर वहाँ से चल दिया। घर मेहमानों से भरा भरा था, वो बहुत थक चुकी थी। सुबह से पहले शॉपिंग और फिर पार्लर वाली के आगे स्टेचू बनकर 1.5 घंटा बैठना पड़ा। फिर अब रात के 2 बज रहे थे। वो दिन को ही अपने रात के कपड़े दादी के कमरे में रख गई थी, इसलिए अपने कमरे में जाने के बजाय वो दादी के रूम में आ गई, जहाँ इस वक्त दादी मौजूद नहीं थी। वो शायद तहज्जुद के लिए उठी थी। इसे कमरे में भी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाया था गया। इसने डोर खोला तो सामने मरीना बेगम थी। वो पिछले 1 घंटे से रूम में इसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। वो इसे ढूंढता हुआ किचन और लाउंज से होता हुआ दादी के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कमरे से आती आवाज़ों पर इसके कदम रुक गए। दरवाजे की तरफ जाता इसका हाथ हवा में ही मुअल्लक हो गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। कहाँ मेरा बेटा और कहाँ तुम? एक तवाइफ की बेटी हो, मेरे बेटे की माशरे में एक इज़्ज़त और मुकाम है। वो लाखों लोगों में खड़ा होता है तो नज़र इस पर ही टिकती है। वो तुमसे मजबूरी का रिश्ता निभा रहा है, तुम्हारे बाप का एहसान उतार रहा है। तुम तो नहीं जानती होगी इस एहसान के बारे में। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे बाप ने हान को अपनी किडनी दी थी और सारी ज़िंदगी इसका खराज हासिल करता रहा। तुम्हारे माँ बाप मरने से पहले मेरे बेटे को पाबंद कर गया कि वो तुम जैसी हराफा से शादी कर ले। उन्होंने झूठ की आमेज़श शामिल की। बाहर सुनता हान अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान था। नहीं मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। हान को सीरत की आवाज़ में वाज़े कभी महसूस हुई थी। वो वहीं से लौट आया, ऐसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ सुन रहा है वो इसकी माँ कह रही थी। वो कैसे ऐसा कह सकती हैं? वो खुद भी तो एक औरत है। एक औरत की दूसरी औरत से नफरत इसने पहली बार देखी थी। परसों समी का वलीमा है और वलीमे के बाद तो मुझे यहाँ नजर ना हो। मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ ऐसा मत कहें। अब हान की दूसरी शादी करवा दे, मैं खुद इन्हें कहूँगी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन प्लीज़ मुझे घर से जाने के लिए ना कहें। मरीना बेगम ने आगे बढ़कर इसे थोड़ी से पकड़कर एक झटका दिया। मेरे बेटे का पीछे छोड़ दो। इसे धक्का देकर बेड पर फेंकते हुए कमरे से निकल गई। अहान सीढ़ियों तक पहुंचा था जब फारिया इसके लिए दूध का गिलास लेकर इसके पास चली गई। अहान ने गायब दिमागी से इसके हाथ से गिलास लेकर ऊपर कमरे में चलाया। कमरे में पहुंचकर इसकी नज़रों के सामने सीरत का चेहरा लहराया। इसके कानों में इसकी कपकपाती आवाज़ टकराई तो वो बेचैन हुआ था। गुस्से से मुठियां बेचते हुए वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरा और दादी के कमरे में, जहाँ वो बेड पर बैठी घुटनों में सर्दी या सुबह रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा और हान को अंदर दाखिल होते देखकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। चलो अपने कमरे में। नहीं, वो मैं आज दादी के पास ही सोऊंगी। मैंने क्या कहा है तुम्हें? आवाज़ नहीं है इसकी। अब की बार इसकी आवाज़ में एक धार थी और वो खामोशी से इसके पीछे चल दी। कमरे में पहुंचकर वो जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसे गुस्से में देखकर सीरत वहीं दरवाजे के साथ लग कर खड़ी हो गई। हान थोड़ी देर गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काटता रहा।
फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। वो वापस से बाहर आया तो वो अभी तक इसी पोजीशन में वहीं खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ड्रेसिंग के आगे खड़े होते हुए इसने आईने में इसके चेहरे पर नजर डाली तो इसे इसके चेहरे में सर्दियां सी खुली नजर आई। इसका दिल पसीज गया। इस लड़की को मैंने दिल की गहराइयों से चाहा और मेरी वजह से पिछले 10 दिन से न जाने वो किस वसीयत में रही। वो आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आया, थोड़ी नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर किया। इसके आंसुओं को अपने पूरा पर चुनकर इसने इसे अपने सीने में भेंच लिया। सीरत का जिसम हौले हौले कांप रहा था। इसकी गिरफ्त और सख्त हुई। इसने अपने लब्बे इसके सर पर रखे तो सीरत के आंसू में रवानी आ गई। इसके आंसू से इसकी शर्ट भीगने लगी। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो इसे बाजुओं के घेरे में लिए बेड पर आया और इसे बेड पर बिठाकर इसके सामने चेयर पर बैठ गया। इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले, जानती हूँ मैंने आज जब तुम्हारी घर दादी को भेजा था तो इसकी वजह सिर्फ चाचू थे। फिर तुम मेरे ऑफिस आई तो मुझे तुमसे हमदर्दी महसूस हुई। और जब तुम मेरे साथ अपने घर से अपना सामान लेने गई थी वो लम्हा याद करके वो मुस्कुराया, तब मुझे तुमसे चिढ़ महसूस हुई थी। फिर जब अशर के ये पूछने पर कि तुम इतनी सिंपल क्यों रहती हो, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे तुम पर गुस्सा आया था कि तुम जानबूझकर मजलूमियत का ड्रामा करती हो। लेकिन फिर जिस तरह तुमने चाचू का ख्याल रखा और एक दिन जब खाने की टेबल पर तुम हम सबके साथ मौजूद थी तो मैन मेरे सामने आकर बैठी थी, तुम बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। मेरी टिकटकी बांध कर देखने पर तुम कंफ्यूज होकर वहाँ से जल्दी उठ गई थी। तब पहली बार मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही पाकीज़ा जज्बे ने जन्म लिया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत और एहतराम का जज्बा पैदा हुआ था। जानती हो, मैं जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, जबकि ये बात शायद तुम खुद भी नहीं जानती थी। जानती हो, मुझे पहली बार नाशर ने कहा था कि हाँ, सीरत तुमसे बहुत मुतासर है, शायद वो तुम्हारे लिए दिल में कोई और जज्बा भी रखती है। और इसकी बात पर तो मैंने इसे झुटला दिया था। लेकिन जब तुम मेरे सामने होती हो तो तुम्हारा गुरेज मुझे बावर करवाता था कि तुम कि कुछ तो है। अशर कहता था कि सीरत बेचारी ने किस पत्थर दिल से दिल लगा लिया, और मैं इसकी बात पर मुस्कुरा देता। और जब हम लोग अमेरिका गए तो फ़्लाइट में तुम्हारा खौफ से मेरा हाथ पर अपना हाथ रखना और आंखें बंद करके कुछ पढ़ना और फिर अपना हाथ खींच लेना मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जो कर गया। जब किचन में समी ने तुमसे कहा था कि काफ़ी बनाना सीख लो, और और समी की बात सुनकर मैंने पहली बार चाय पी थी सिर्फ तुम्हारे लिए। जानती हो, जब चाचू तुमसे वादा ले रहे थे कि तुम्हें मेरा पाबंद कर रहे थे, मैंने इससे बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं अगर किसी से शादी करूंगा वो सीरत हुमायूं होगी। तो मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अगर मुझे पता चल जाता कि चाचू सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान है तो मैं इनकी ज़िंदगी में ही तुमसे शादी कर लेता। लेकिन तुमसे शादी मैंने किसी वादे की पाबंदी करते हुए नहीं की, बल्कि 100% मेरा अपना अपना मेरे दिल का फैसला था। वह अब हैरत और खुशी की मिलीजुली कैफियत में घिरी इसे देख रही थी। एक आंसू इसके गालों से होता हुआ इसकी थोड़ी पर पहुंचा था, जिसे हान ने अपने पूरा पर चुन लिया। बहुत बहा लिया आंसू, अब और नहीं। लेकिन आपने परसों रात को कहा था कि मुझसे शादी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कहा था, गलत कहा था। आपने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मैं बहुत बेवकूफ़ था, मैं उल्लू का पट्टा था। क्या इसके लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगू? और थी कि नज़रों से घूरती सीरत इसे कानों को हाथ लगातार देखकर खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम मुझसे नाराज़गी के चक्कर में इतनी सर्द क्यों हो रही हो? वो पता नहीं पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत कुछ खराब, इसके बाद इसके मुंह में ही रह गई और उससे ज़ोर की उबकाई आई। वो मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम में घुस गई और हान परेशानी में घिरा इसे वॉश बेसिन पर झुका देखने लगा। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो बाहर आई तो वो इसे थाम कर बैठता लगाया। लेकिन इससे पहले ही वो एक बार फिर पलट कर वॉशरूम में घुस गई और हान अब इस सूरत हाल से हद दर्जा परेशान हो गया। वो बाहर आई तो इसने गाड़ी की चाबी उठाई, वार्डरोब से इसकी चादर निकालकर इसकी तरफ बढ़ाई और उसे लेकर करीबी अस्पताल गया। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई तो सीरत ने शर्म से सर झुका लिया। हान की खुशी काबिले दी थी, जो आधी रात को बीच सड़क में गाड़ी रोककर इससे बाहर निकल आया और खुशी से सीरत को गोल गोल घुमाते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। हान, छोड़ दे मुझे, मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हें गिरने दूंगा? और इसकी बात पर सीरत ने इसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। अहान को आज की सुबह हर सवेरे से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लगी। इसके सीने पर सर टिकाए, एक हाथ गाल के नीचे रखे सीरत बेगम सो रही थी। इसने नरमी से इसका सर उठाकर तकिए पर रखा और झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। बगैर कोई आवाज़ पैदा किए वो शावर लेकर कपड़े चेंज करके नीचे चला आया, जहाँ बड़े हाल में इस वक्त सब लोग मौजूद थे। सलमान अली और समी की किसी बात पर बहस चल रही थी। फारिया और सारा मोबाइल में बिजी थी। दादी खामोशी से इन सबको देख रही थी। मरीना बेगम और चची के अपने राजों ने आज चल रहे थे। इसके सलाम करने पर सब ने ही एक पल के लिए रुककर इसके सलाम का यक जुबान होकर जवाब दिया और फिर इसे अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। मुझे आप सबसे बात करनी है। सब इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। इसके हद दर्जा संजीदा अंदाज को देखते हुए सब इसकी तरफ देखने लगे। मैं समी के वलीमे के बाद वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरे ऑफिस के बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? तुम अब यहीं पे दोबारा से अपनी फैक्ट्री को संभालो। सलमान अली जल्दी से बोले। नहीं बाबा, मैं आपके बुलाने पर इसलिए नहीं आया कि मैं दोबारा आपको ज्वाइन करूँगा। इसका अंदाज़ हतमी था। इसके जाने के बाद सलमान अली को अंदाज़ा हुआ था कि फैक्ट्रियाँ इसके बगैर नहीं चल सकती, लेकिन अब देर हो चुकी थी।
और अब मैं आता हूँ सबसे अहम बात की तरफ, वो मेरी बीवी से जुड़ी है। मैंने इससे शादी कोई वादा वफा करने के लिए नहीं की, बल्कि वो मेरे बल्कि वो मेरे दिल की अव्वलीन ख्वाहिश है, और उससे मेरी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश तर्क कर दे। वरना मैं और वो इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। इसने माँ पर नजर जमाए कहा। लेकिन भाई, कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों करेगा? समीर ने फिक्रमंदी से पूछा। अब इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, ये कहकर वो वहां से उठ गया। जबकि बेगम और फारिया ने नजर झुका ली। मरीना, ये हान क्या कहकर गया है? मुझे क्या पता क्या कहा है। इनकी आवाज़ में बेयकीनी थी। मरीना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इस लड़की के बाप का एहसान याद करके इसे बख्श दो। मरीना बेगम हूँ कहकर वहां से चल दी। वो आज अपने घर में मुतमिन थी, वो अपनी जन्नत में लौट आई थी। कॉफ़ी का कप थामे वो हान और अपनी बेटी रोहा को देख रही थी। दोनों बाप बेटी में न जाने क्या राज़ न्याज़ हो रहे थे। वो और हान दोबारा कभी लाहौर नहीं गए। रोहा पूरे रवेहा पूरे 4 साल की हो चुकी थी। इन 4 सालों में वो रोज़ाना माँ और बाप से फ़ोन पर बात करता है, और रोज़ इनके लाहौर आने के सवाल पर वो फ़ोन बंद कर देता है। वो जानती है वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी इसे फोर्स करती रहती है कि हमें मामा बाबा से मिलने जाना चाहिए। और वो हर बार इसकी बात टाल देता है। सीरत में मैं फिर से 5 साल पहले वाली जगह पर नहीं आना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी का सुकून नहीं खोना चाहता। रवेहा की पैदाइश पर सलमान अली, समी, ज़ारा, हाशिर और अनाया सभी आए थे। मरीना बेगम ने इसे फ़ोन पर मुबारकबाद दी थी। वो खुद में हिम्मत नहीं पाती थी कि वो सीरत का सामना कर सके। ये आगाही बड़ी जालिम चीज़ है। जब इंसान अपनी ख़ताओं से आगाह हो जाता है तो फिर मुकाफ़ात अमल शुरू होता है। रवेहा को सुलाकर वो इसके गिर्द अपने बाजुओं का सार कायम करता हुआ इसे अपने करीब कर गया था। डियर वाइफी, किन ख्यालों में खोई हुई हो? आहान को देखकर रवेहा भी इसे वाइफी कहती थी, और इसकी मासूमियत पर दोनों ही हंस देते, और इनकी हंसी में इसकी खिलखिलाहटें भी शामिल होती, जो माँ बाप को खुश देखकर खुश होती। हाँ, आपको नहीं लगता आपको मम्मा को माफ़ कर देना चाहिए? माँ बाप भी तो औलाद की खताएं माफ़ कर देते हैं, आपको भी दिल बड़ा करना चाहिए। इसकी बात पर कैनवस में कन्विंस होते हुए इसने सर इस बात में हिलाया और इसके गालों को चूम लिया। क्या करते हैं, हान कोई देख लेगा, इसीलिए तो मैं लाहौर नहीं जाता। फिर मैं अपनी वाइफी के साथ रोमांस नहीं कर सकूंगा। इसकी बात पर सीरत ने इसके बाजुओं पर चुटकी काटी। तभी हाल के दरवाजे से सलमान अली अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे फारिया, ज़ारा, समी और आखिर में मरीना बेगम अंदर दाखिल हुई। सबसे मिलकर अहान मुड़ने लगा तो सीरत ने इसका हाथ थाम लिया और इसे लिए मरीना बेगम के पास आ गई और उनके गले लग गई। इनसे अलग होते हुए इसने अहान का हाथ खींचकर इसे अपनी माँ के सामने खड़ा किया और मरीना बेगम की रोते हुए इसके गले लग गई। अहान ने भी इन्हें अपने बाजुओं के सार में ले लिया। इन्हें लेकर वो रोहा के पास आया, जो मासूमियत से अपनी आंखें पटपटाती हुई इन्हें देख रही थी। मरीना बेगम ने भी इसकी मासूमियत पर हंसते हुए इसे गले लगाकर चिटा चिटा से चूम लिया। सीरत ये सब देखकर मुस्कुरा दी। आज इसकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। इसे एक बात समझ आ गई थी, जो आपसे मोहब्बत करे इससे जुड़े रिश्तों से भी मोहब्बत हो ही जाती है। इसे हान ने से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत थी। इसने इसके अंदर इतनी मोहब्बत भर दी थी कि किसी और जज्बे की गुंजाइश ही नहीं रही थी, ख़त्म शुद। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये नावल आपको कैसा लगा। तो रीडर्स, ये था आज का नावल। उम्मीद है पसंद आएगा आपको। और अगर नावल में कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब ठीक होंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो मिस्टेक होती हैं वो नावल की राइटिंग में होती हैं। और नावल की प्रूफ रीडिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और नावल को पढ़ना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस नावल की वीडियो पर भी व्यूज़ जो हैं वो अच्छे आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो पे भी व्यूज़ अच्छे आएंगे, और लाइक भी आप ज़रूर करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि नावल को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और पहले जो है वो इस चैनल पर बगैर वॉइस के नावल होते थे, तो आपकी फरमाइश होती थी कि नावल वॉइस में होना चाहिए। अब तमाम नावल जितने भी इस चैनल पर आएंगे वो वॉइस में होंगे। तो आपकी तरफ से भी कोऑपरेशन की उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ऐसे फ्रेंड्स में जो नावल को पढ़ते हों, और ख़ुद भी नावल को अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको नावल कैसा लगता है। आपके कमेंट से बहुत हौसला अफजाई मिलती है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती है अगले किसी नावल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।